Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. Chapter number 1 to 7 की range जो रहती है that is obviously very important one. In which chapter number 6 was pending. तो कई बच्चे पुराना वाला रिवीजन देख रहे थे बट नोट्स चेंज हो गए तो सर रिवीजन भी चेंज हो जाना चाहिए. We will start with we will cover the valuation chapter in this particular revision video. आ जाओ. So as always all the concepts some important pointers of the question करके हम properly chapter को close करेंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 6 वैल्यूएशन. वैल्यूएशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है दैट इज द फाउंडेशनल सेक्शन, वो है सेक्शन नंबर 15 जो बात करता है आपके वैल्यूएशन के बारे में. अब सर वैल्यूएशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी नीड अ वैल्यू इनटू जीएसटी रेट, राइट. जीएसटी रेट अपने को ज्यादा लर्न नहीं करने, अपने को वैल्यूएशन समझ आना चाहिए कि कैसे निकालना है. सो सेक्शन नंबर 15 हमें गाइड करेगा. 15 डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में, 15(1), 15 subsection 1, 15 subsection 2 and 15 subsection 3. Just point to be noted that 15(2) और 15(3) are relevant only when 15(1) is applicable. Sir applicable मतलब there are two conditions, तो ही 15(1) की बात होगी. अगर 15(1) अगर सेक्शन नंबर 15 subsection 1 एप्लीकेबल हुआ, अगर 15(1) मैदान में आया तो ही 15(2) और 15(3) मैदान में आएंगे, वरना 15(2) 15(3) वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. क्लियर है बात. अब सर 15(1) क्या बात करता है, 15(1) बात करता है दैट योर ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड एज अ असेसेबल वैल्यू, मतलब वैल्यूएशन अंडर जीएसटी. Your transaction value will be accepted as the valuation under GST provided two conditions are satisfied. Condition number 1, seller and recipient are not related to each other, and second, condition number 2, price is the sole consideration. I sold my IDT class to you. I sold my IDT like never before class to you. और मैंने आपसे चार्ज किया let's say 10,000 रुपीज. ये बन जाएगा हमारा असेसेबल वैल्यू, मतलब ये हमारा वैल्यूएशन अंडर जीएसटी बन जाएगा. इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा. क्यों? टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. यू एंड मी आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन तुम्हें ऑलरेडी पता है चैप्टर नंबर 1 में. एंड सेकंड, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मतलब तुमने मेरे को सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज दिया, प्राइस के सिवाय कुछ भी नहीं दिया, तो उस 10,000 रुपीज के ऊपर जीएसटी लग जाएगा. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ आई सेल माई क्लास, इफ आई गिव माई क्लास एक्सेस टू माई वाइफ, I'm not married, but I'm giving an example. If I give my IDT class access to my wife and if she pays me 10,000, then in that case the 10,000 will not be trusted by निर्मला ताई. निर्मला ताई बोलेगी अरे तुम दोनों के बीच में तो रिलेशनशिप है, तुम्हारा तो फैमिली का रिलेशन है और फैमिली रिलेटेड पर्सन होता है, तो उस केस में उस 10,000 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे और हम रूल्स की तरफ चले जाएंगे. हमारे तीन प्राइमरी रूल्स आते हैं, रूल 27, 28, 29. सर 30, 31 भी तो आता है, वो सपोर्टिंग होता है. मेन 27, 28 और 29 आता है. आपको थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है सर. लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्लास दिया ₹1 में, स्टिल दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेक्शन नंबर 15(1) के अंदर आपका जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे एज द वैल्यूएशन. एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस प्राइस पेड और पेबल. प्राइस पेड और पेबल मतलब जो भी हमारे बीच में कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है. And sir, if price is not the sole consideration, मतलब what if the second condition is not satisfied? दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उस केस में हमें रूल्स की तरफ जाना पड़ेगा. एक स्टूडेंट कहता है सर मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा और साथ में घड़ी दे दूंगा. हाँ, तो फिर अभी घड़ी का वैल्यूएशन वगैरह करना पड़ेगा, रूल 27 में जाना पड़ेगा, तो उस केस में भी आपका 15(1) नहीं लगेगा. एंड इफ 15(1) आपका लगा तो 15(2) और 15(3) की हम चर्चा करेंगे, वरना हम 15(2), 15(3) को बाहर कर देंगे. सर 15(2) किस चीज के बारे में बात करता है? 15(2) कुछ चीजों के इंक्लूजन्स के बारे में बात करता है. 15(3) किस बारे में बात करता है? कुछ एक्सक्लूजन्स के बारे में बात करता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्री सप्लाई डिस्काउंट एंड अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. बोलो ना, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ रही है? यस, तो लाइक करके सब्सक्राइब करो. मैं बोलता नहीं तो तुम करोगे भी नहीं, कर दिया करो. ठीक है, चलो रिवीजन देख लो एंड तक, मजा आए तो करके जाना, वरना कोई बात नहीं. चलो आ जाओ. सेक्शन नंबर 15, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. 15(1) मैंने आपको बता दिया दैट द वैल्यू शैल बी पिक्ड एज योर ट्रांजैक्शन वैल्यू प्रोवाइडेड टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. सो द वैल्यू विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू इफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एंड मतलब सेकंड कंडीशन भी कंप्लाई करो दैट प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन, मतलब पैसा जो आप दे रहे हो वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए. Now let's talk about 15(2) that is inclusions in the valuation. इसको प्यार से अपन क्या लिखते हैं? 15(1) plus 15(2) minus 15(3), मतलब we are adding 15(2) and deducting 15(3). डिस्काउंट.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट 15.2 इंक्लूजन्स इन द वैल्यूएशन। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या आएगा? ऑल अदर टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस विच आर लेविड अंडर एनी लॉ अपार्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर वो इनवॉइस में अलग से चार्ज हुए तो आपको वो भी ऐड करना है। सर क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप दोबारा टैक्स और टैक्स लगा रहे हो। हम बच्चों को पहली क्लास में सीए इंटर में फाइनल में पढ़ाते हैं कि टैक्स और टैक्स प्रॉब्लम था इसलिए जीएसटी आए। निर्मला ताई ने फिर से वही प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, अदर टैक्सेस को ऐड करवा दिया वैल्यूएशन के अंदर। म्यूनिसिपल लेवी, मंडी टैक्स, एक्साइज, वैट, अगर कहीं पे कुछ लग रहा है दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर जीएसटी, तो उसको वैल्यूएशन का पार्ट बनाना है। गलत है, दिल पे हाथ रखेंगे लेकिन समझेंगे कि हाँ हमें इसके अंदर टैक्स लगाना पड़ेगा। 15.2b supplier's obligation paid by the recipient and not already included in the price paid or payable। ये किसकी बात कर रहा है सर? 15.2b। अब देखो रेगुलर बैच जैसा पूरा एक एक एग्जांपल लेने का तो टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आपको समझाने की प्रॉपरली। 15.2b कहता है कि अगर कोई चीज सप्लायर का ऑब्लिगेशन है, सर हाउ डू वी नो वेदर इट इज अ सप्लायर्स ऑब्लिगेशन और नॉट? भाई साहब ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स ऑफ द केस पे। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन हमें बताएगा। इसका क्लासिक एग्जांपल अपन कर लेते हैं जो अगेन अ प्रॉब्लमेटिक एरिया बनता है, ओईएम और सीएम में मोल्ड्स एंड डाइस की कॉस्ट। तो ये है ओईएम और ये है सीएम और ये इसको कंपोनेंट बना के देता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है, आई एम गिविंग यू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट कवरेज ओनली। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जो मोल्ड्स एंड डाइस है वो सीएम को यूज करने थे, CM had to incur the cost for the molds and dies, but it has been incurred by the OEM. OEM ने उसको इनकर करके इसको दे दिया। तो दिस बिकम्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सप्लायर्स ऑब्लिगेशन। कंपोनेंट बनाना कौन कर रहा है? हु इज मेकिंग द कंपोनेंट? CM। तो ही इज द सप्लायर। इट वॉज अ सप्लायर्स ऑब्लिगेशन बट पेड बाय द रेसिपिएंट। इट इज मेड बाय द रेसिपिएंट। तो अब जो कंपोनेंट की कॉस्ट बनेगी, अब जो कंपोनेंट का वैल्यूएशन होएगा, उसके अंदर आपको ये मोल्ड्स का कॉस्ट भी ऐड करना पड़ जाएगा, बिकॉज इट इज 15.2 में ऐड करना पड़ता है। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या वो सप्लायर का ऑब्लिगेशन है या नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेट से सप्लायर को अरेंज करना था लेकिन रेसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया उसका, तो दैट वाज अगेन माय ऑब्लिगेशन पेड बाय द रेसिपिएंट। तो वो मुझे वैल्यूएशन में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैंने एडजस्ट कर दिया होगा सामने वाले की प्राइस से। वो मुझे दोबारा थोड़ी पे करेगा वो अमाउंट, वो काट के बोलेगा भाई काट के पे कर देता हूं। तो वहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। सुनना ना, इस केस में सपोज सिंपल लो, सप्लायर का ऑब्लिगेशन 100 रुपए का था जो रेसिपिएंट ने पे किया। तो जब सप्लायर उसको चार्ज करेगा तो वो 100 थोड़ी दोबारा चार्ज करेगा, वो बोलेगा कि ठीक है भाई एडजस्ट कर देते हैं, भाई 100 रुपए आपने मेरे बिहाफ पे पे कर रखा है किसी को, उसको मैं एडजस्ट कर देता हूं। तो उसकी वजह से ट्रांजैक्शन वैल्यू कम हो जाती है और ये देख के गुस्सा चढ़ता है निर्मला ताई को कि आपने उसके वजह से ट्रांजैक्शन वैल्यू कम किया, उसको बढ़ाओ। चलो बढ़ाओ, तो वो 15.2b में हम उसको ऐड कर लेते हैं। समझ रहा है तुम्हें? यस, 15.2b यही है। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट, ऑल अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन, पैकिंग चार्ज्ड by the supplier to the recipient, any other amount charged at the time of supply or before the delivery of मतलब before the supply, before the delivery। तो एंड मोमेंट तक जो भी सप्लायर रेसिपिएंट के लिए करता है, कोई एडिशनल खर्चा लगाता है, दैट द रेसिपिएंट इज पेइंग, पे कर रहे हो तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी विथ रिस्पेक्ट टू एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। सर लेकिन इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट होता है। अरे वो लोन के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपने माल खरीदा, लेट पेमेंट किया, उस टाइम लेट फी लग गया, इंटरेस्ट लग गया, तो दैट वेरी मच बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर वैल्यूएशन, ऑल्सो कवर्ड इन द कंसेप्ट ऑफ डेल क्रेडिटर एजेंट। डीसी में भी हमने इसको किया है। यस। नेक्स्ट, सब्सिडी। सब्सिडी में बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो इसका एक छोटा सा आप एक समरी सा बनवा लो। सब्सिडी में इफ इट इज अ लमसम सब्सिडी, सर लमसम सब्सिडी क्या होती है? और एक होती है प्राइस लिंक्ड सब्सिडी, एक होती है प्राइस लिंक्ड सब्सिडी। सर लमसम मतलब पूरे साल का एक अमाउंट आपको मिल गया, डज नॉट मैटर आप कितना सेल करते हैं, आप कितने गुड सेल करते हैं, आप सर्विसेज कितने जनों को देते, वी डोंट केयर। एंड प्राइस लिंक्ड होता है कि आप जितना यूनिट सेल कर रहे हैं, आप जितने कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम आपको देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे पर क्लास ₹2000 मिलता है एज अ सब्सिडी, तो दैट इज अ प्राइस लिंक्ड सब्सिडी। एंड रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई सेल माय क्लास 2, अगर मुझे साल का 5 लाख रुपीज मिलता है, इट इज अ लमसम सब्सिडी। तो पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, लमसम सब्सिडी इज नेवर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर वैल्यूएशन। चाहे ये आपको गवर्नमेंट से मिल रही हो, चाहे ये आपको नॉन गवर्नमेंट से मिल रही हो। क्या बोला मैंने? समझ में आया? लमसम सब्सिडी विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन। प्राइस लिंक्ड सब्सिडी विल बी अ पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन प्रोवाइडेड इट इज रिसीव्ड फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट से आपको पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन करना है 15.2e के अंदर, लेकिन अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी आ रही है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से,
तो आप इसको एड बैक नहीं करेंगे. दिस इज व्हाट योर 15(2)(e) सेज, दैट सब्सिडी विच इज प्राइस लिंक्ड एक्सक्लूडिंग द वन विच इज गिवन बाय CGST. ठीक है, ओके. अब मैं बात करता हूं 15(3) की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3. ये बात करता है डिस्काउंट्स के बारे में. डिस्काउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज योर प्री सप्लाई डिस्काउंट, वन इज योर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. अब कई बच्चे लर्न करके बैठते हैं, सर कैश डिस्काउंट प्री होता है, ट्रेड डिस्काउंट प्री होता है, पोस्ट होता है. अरे ऐसे सब लर्न मत करो. यू जस्ट चेक द वन कंडीशन. ओके, प्री सप्लाई डिस्काउंट का एक सिंपल मीनिंग है दैट इट इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस. क्या है इसका मीनिंग? इट इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस. बस तुम ये लर्न कर लो. एंड पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का मतलब है कि जब वो इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वो इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं हुआ. अब प्री सप्लाई डिस्काउंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम वैल्यूएशन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. वो वैल्यूएशन में रिड्यूस हो जाएगा. मतलब अगर कोई डिस्काउंट मिला है विच इज प्योरली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस. इसका क्लासिक एग्जांपल ले लो, इंश्योरेंस के केस में नो क्लेम बोनस. सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में चैप्टर में हमने उसको क्लासिफाई करा था कि वो कंसिडरेशन नहीं है. वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में उसको क्लैरिफाई करा गया फिर से दैट इट इज गोइंग टू बी डिडक्टेड. उस पर आपको जीएसटी नहीं लगाना है. वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिफाई किया, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिफाई किया. बात एक ही है कि नो क्लेम बोनस पे आपका जीएसटी नहीं लगने वाला है. तो दैट इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस एंड द टर्म डॉक्यूमेंट्स. जो पूरी पॉलिसी की बनती है तो वो आप वैल्यूएशन का पार्ट नहीं बनेगा, वो माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो अगर 10,000 का प्रीमियम था और 2,000 का नो क्लेम बोनस मिला, ठीक है, प्रीमियम कम हो गया तो 8,000 पे ही जीएसटी लगने वाला है. बट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का क्या करना है सर? द पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यूएशन बाय द वे ऑफ क्रेडिट नोट. पोस्ट सप्लाई मतलब सप्लाई के बाद. जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया परफॉर्मेंस बेसिस डिस्काउंट. परफॉर्मेंस बेसिस डिस्काउंट कि सैमसंग ने विजय सेल्स को बोला कि इफ यू सेल 1,000 रेफ्रिजरेटर्स इन द नेक्स्ट ईयर, आफ्टर द ईयर एंड हमने आपको जितने पे भी माल बेचा था ना उस पे और 5% हम आपको डिस्काउंट देने को रेडी है. 5% डिस्काउंट वी विल गिव यू मोर. So that 5% discount will be a classic case of post supply discount. Why post supply discount sir? Because this is after the invoice. ये डिपेंड करेगा आप कंडीशंस मीट करते या नहीं करते. तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है. सर विल दिस बी रिड्यूस फ्रॉम द पार्ट ऑफ वैल्यूएशन? क्या ये रिड्यूस होएगा अल्टीमेटली? क्या क्रेडिट नोट इशू होएगा क्या? उसके टू कंडीशन है. कंडीशन नंबर 1, सामने वाला आईटीसी कम करेगा, और कंडीशन नंबर 2, एग्रीमेंट होना चाहिए. हमारे बीच में एग्रीमेंट स्टिपुलेटेड होना चाहिए बिफोर द सप्लाई. मतलब इट शोज दैट इट वाज अ जेन्युइन कॉन्टेम्पलेशन. जेन्युइनली इसके बारे में बात हुआ था कि हम डिस्काउंट आगे जाके देंगे. अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई, अब ये आपको क्वेश्चन में फैक्ट की तरह दिया जाएगा, ये भी फैक्ट की तरह दिया जाएगा. इन दैट केस आप डिस्काउंट कम नहीं कर सकते, और उस केस में फिर आप क्रेडिट नोट नहीं इशू करेंगे. इंस्टेड यू विल बी इशूइंग अ कमर्शियल क्रेडिट नोट. कमर्शियल क्रेडिट नोट इज क्रेडिट नोट विदाउट जीएसटी इम्पैक्ट. इट इज जस्ट लाइक अ क्रेडिट नोट without GST impact. Are you getting it? Yes, बात समझ में आ रही है. चलो, तो इसी बहाने आगे चलते हैं. रूल्स की तरफ कब जाना है? जब हमारा वैल्यूएशन सेक्शन 15(1) फेल कर जाए, या फिर कुछ नोटिफाइड सप्लाईज होते हैं, वहां पे भी रूल्स की तरफ जाना पड़ता है. देन देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, नॉट एग्जांपल, सर्कुलर, दैट इज सर्कुलर 251/08/2025. इसमें 4 केसेस है. बहुत सिंपल एग्जांपल से कर लेंगे, ठीक है, इसको बोरिंग तरीके से रीड नहीं करेंगे. आ जाओ, डोंट वरी, एकदम सिंपल है. स्टार्ट करते हैं एक एक करके. सिंपल, जितना मैं समझा रहा हूं उतना करते हुए जाना. इसको कोर तरीके से रीड मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे. कमर्शियल क्रेडिट नोट में क्या कोई जीएसटी का इंपैक्ट होता है? नो. ना ही सप्लायर, नीदर द सप्लायर इज गोइंग टू रिड्यूस हिज वैल्यूएशन, नॉर द रेसिपिएंट इज गोइंग टू रिवर्स एनी आईटीसी. ये बस दिमाग में रख लो. नो जीएसटी इंपैक्ट, बार बार मैं वही बोल रहा हूं, नो जीएसटी इंपैक्ट व्हाटसोएवर. ओके, क्लियर. नीचे चलते हैं. वेदर अ पोस्ट सेल डिस्काउंट, पहले इशू रीड करेंगे फिर एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये सब नहीं लर्न करेंगे. वेदर अ पोस्ट सेल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर टू द डीलर वुड बी ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन पेड बाय मैन्युफैक्चरर और डीलर सप्लाई ऑफ द सेम गुड्स टू द एंड कंज्यूमर एज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द इंड्यूसमेंट टू सप्लाई गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम टू द एंड कंज्यूमर. सर दिमाग से ऊपर निकल गया ये तो. रुको, केस 1 ले रहे, नो एग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड एंड कंज्यूमर. मतलब सर सिंपल एक कहानी चलाते हैं. ये है सैमसंग, ठीक है, और ये है विजय सेल्स, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटर. ये है विजय सेल्स और ये हूं मैं सिद्धू द कस्टमर. नाम है सिद्धू.
अभी रेफ्रिजरेटर सेल करने की बात चल रही है और इन्होंने इसको एक पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया है, पोस्ट सेल डिस्काउंट। सिर्फ ये बात हो रही है कि क्या ये कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा, कहीं पे कोई जीएसटी है, कहीं पे इज देयर एनी सप्लाई हैपनिंग जिसके लिए हम इसको कंसिडरेशन बोल सकते हैं। केस नंबर 1, सैमसंग और मेरे बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। सैमसंग डज नॉट केयर कौन हूं मैं, और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि सैमसंग इसके साथ क्या डीलिंग कर रहा है। नाउ सिंपल एक चीज अंडरस्टैंड करना, वंस सैमसंग हैज सोल्ड द रेफ्रिजरेटर टू विजय सेल्स, ठीक है, उसके बाद विजय सेल्स आगे क्या करता है, कितने में सेल करता है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार सेल होने के बाद प्रॉपर्टी, रिस्क, सब कुछ इसके पास ट्रांसफर हो चुका है, सेल कंप्लीट है। उसके बाद आप एडॉक बेसिस पे एक पोस्ट सेल डिस्काउंट इशू करते हो। क्यों? ये आप उस वैल्यूएशन को कम करना चाह रहे हो। इज देयर एनी एग्रीमेंट विच इज देयर, इज देयर एनी आईटीसी रिवर्सल विच इज हैपनिंग? आंसर इज नो। आपने बस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वैल्यूएशन कम किया है। तो क्या ये 15(3) के कोर कंडीशंस में फॉल करता है? क्या ये वैसा कुछ है कि आपने ये करना, आप ये परफॉर्मेंस पूरी करना तो हम आपको डिस्काउंट देंगे? नो। ये टिपिकल नॉर्मल पोस्ट सेल डिस्काउंट है, ये कहीं पे किसी चीज का कंसिडरेशन नहीं है। इट्स अ नो जीएसटी इम्पैक्ट। जस्ट पे अटेंशन हियर, these discounts are simply given for competitive pricing to push the sales and merely reduce the sale price of the goods, not linked to any independent activity rendered to the manufacturer। मतलब ये कोई विजय सेल्स ने सैमसंग के लिए काम किया क्या जिसके बदले में ये पैसा मिला इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट सेल डिस्काउंट? नो। तो ये कंसिडरेशन नहीं है, इसमें कोई जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं करना। टाइटल ट्रांसफर हो चुका था, विजय सेल्स के वाज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेटर का, और उसके बदले में उनको बाद में एडॉक पोस्ट सेल डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, कुछ लिंक नहीं है किसी चीज का, यहाँ पे कुछ भी जीएसटी नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनना, द मैन्युफैक्चरर हैज सम एग्रीमेंट विद एन एंड कस्टमर टू सप्लाई द गुड्स एट द डिस्काउंटेड प्राइस, एंड इसीलिए मैन्युफैक्चरर इशूज फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, जिसको बोला जाता है कमर्शियल क्रेडिट नोट ऑल्सो। मतलब नाउ पे अटेंशन, मैं इसी को चेंज कर रहा हूं। ये रेफ्रिजरेटर मुझे ना 50,000 में चाहिए, मुझे इसकी कॉस्ट 50,000 चाहिए, ऐसा सैमसंग ने मुझे कमिट करके दिया था। सैमसंग एंड मी, वी हैव एन एग्रीमेंट वेयर सैमसंग हैज कमिटेड कि 50,000 रुपीज का ही ये रेफ्रिजरेटर मुझे पड़ना चाहिए। पर विजय सेल्स इसको 60,000 में सेल करने वाला है और सैमसंग ने इसको लेट से बेचा है 50,000 में। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सैमसंग ने विजय को 50,000 में बेचा, विजय सेल्स आगे 10,000 कमाएगा और 60,000 में मुझे सेल कर देगा। पर मैंने इनको बोला है कि भाई नहीं, मेरे को तो 50,000 में चाहिए। तो सैमसंग क्या करेगा, विजय को बोलेगा कि भाई एक काम करना, तू इससे 10,000 कम चार्ज कर और मैं तुझे 10,000 देता हूं इन अ फॉर्म ऑफ पोस्ट सेल डिस्काउंट, इन अ फॉर्म ऑफ अ पोस्ट सेल डिस्काउंट। तो उसको मत चार्ज कर भाई प्लीज, क्योंकि हम दोनों का एग्रीमेंट है। तो अब जीएसटी किस पे लगना चाहिए? लॉजिक लगाओ ना, जीएसटी क्या 50,000 पे लगना चाहिए या 60,000 पे लगना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेफ्रिजरेटर बेचने के लिए ही तो मिल रहा है ना पैसा। कितना? ये 50,000 और ये 10,000। सर बट 10,000 तो पोस्ट सेल डिस्काउंट है ना। अरे मार्केट में क्या चल रहा था पता है? पोस्ट सेल डिस्काउंट के नाम पे उसको कंसिडरेशन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये कंसिडरेशन हुआ। विजय ने सैमसंग से 10,000 रुपीज चार्ज किया है बकायदा उस एसी, उस रेफ्रिजरेटर का। अगर नहीं करता तो नॉर्मल 60,000 का सेल हो जाता, जिसपे निर्मला ताई को जीएसटी मिल जाता। तो इस केस में दिस 10,000 विल बी अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल कंसिडरेशन, पार्ट ऑफ द ओवरऑल कंसिडरेशन। बस सिंपल, कहानी सिंपल रखो, ये वाला एग्जांपल मत रीड करना और कंफ्यूजन होगा। और ये पोस्ट सेल डिस्काउंट एक्सटेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द डीलर, इज इट अ कंसिडरेशन इन ल्यू ऑफ एक्टिविटीज? अब ये क्या बोल रहा है सर, ये सैमसंग है, ये विजय सेल्स है और यहाँ पे कस्टमर्स है, ठीक है, ये बाकी के अब कस्टमर्स है। तो सपोज विजय कुछ एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज लेता है कि ये देखो हमने ना सैमसंग के रेफ्रिजरेटर्स है, अच्छे अच्छे नए न्यू मॉडल्स आए हैं, इसके बैनर्स वगैरह लगवाता है, और सपोज इसी टाइम पे इनको एक पोस्ट सेल डिस्काउंट मिला है। तो बेसिकली मार्केट में क्वेरी आया, निर्मला ताई ने ये इवैल्यूएट किया कि क्या ये पोस्ट सेल डिस्काउंट कंसिडरेशन है क्या फॉर डूइंग दिस फॉर सैमसंग। अल्टीमेटली सैमसंग का नाम बन रहा है, सैमसंग का सेल हो रहा है। नो, इन्होंने बोला नो, क्योंकि जब परचेस कर लिया है तो विजय इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, रेफ्रिजरेटर का ओनर विजय सेल्स है, वो बेचेंगे तो इनका पीएनएल बढ़ेगा, इनका नहीं। तो नो, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन। बट अगर एग्रीमेंट है जिसमें बोला गया दैट सैमसंग हैज टू take part into advertising campaigns, branding activities for which it is going to get the discount in the form of consideration or consideration in the form of post sale discount,
तो सर ये बन जाएगा फिर आपका कंसिडरेशन, फिर इस पे जीएसटी लग जाएगा, जहां पे सप्लायर किसको माना जाएगा गाइज, सप्लायर इसको माना जाएगा और इसको रेसिपिएंट माना जाएगा। कंसिडरेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ, इन द डिस्गाइज ऑफ पोस्ट सेल डिस्काउंट। तो इस पूरे सर्कुलर में कहानी पता है क्या चल रही है, कहानी सिर्फ इतनी सी चल रही है कि साहब नाम पोस्ट सेल डिस्काउंट है लेकिन काम कुछ और है, नाम बड़े बड़े काम छोटे छोटे, नाम तुमने पोस्ट सेल रख लिया डिस्काउंट और अंदर ही अंदर वो एक्चुअल में तो कुछ कंसिडरेशन के नाम पे यूज किया जा रहा था। समझ में आया? चलो आ जाओ। क्या टीसीएस पार्ट ऑफ वैल्यूएशन इनकम टैक्स का आंसर इज नो, इट इज नॉट अ टैक्स, इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, उसका क्रेडिट मिल जाता है। सीएम और ओईएम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एग्जांपल के फॉर्म में। स्टैगर्ड डिस्काउंट्स, बाय मोर सेव मोर, बाय 2 20% ऑफ, बाय 3 30% ऑफ, तो वो आपका डिस्काउंट में रिकॉर्ड हो जाता है, वो बन जाता है आपका पोस्ट सेल डिस्काउंट, ठीक, प्री सेल डिस्काउंट, और वो आपका बन जाएगा वैल्यूएशन से माइनस। ईयर एंड डिस्काउंट्स आपके मिलते हैं कि ईयर एंड करने के बाद इतना दे देंगे, इतना वॉल्यूम बेचा तो इतना माइनस कर देंगे, इट बिकम्स अ पोस्ट सेल डिस्काउंट, यू अप्लाई द टू कंडीशंस एज इट इज। रीवैल्यूएशंस पोस्ट सप्लाई, मतलब एडॉक बेसिस पे रीवैल्यूएशन करवा दिया, डिस्काउंट दे दिया, इट बिकम्स अ केस ऑफ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, बट ऑब्वियसली एग्रीमेंट नहीं है तो माइनस नहीं हो पाएगा। नो क्लेम बोनस मैंने आपको बता दिया है। इंटरेस्ट कहीं पे भी आपके पास होगा, अज्यूम इट एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सर क्यों? क्योंकि जब बंदा इंटरेस्ट पे करता है ना, वो ऑलरेडी एक पेनल अमाउंट की तरह पे कर रहा है, तो जनरली हमें कस्टमर ऐसा नहीं बोलेगा कि चलो मैं आपको 12% इंटरेस्ट देता हूँ, उसके ऊपर जीएसटी फिर से देता हूँ। सो व्हाट वी अज्यूम, वी डू इट एज 12% जो हमें मिला, वॉट एवर दैट अमाउंट इज, हम उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानेंगे। बट क्वेश्चन पे ध्यान दे देना, क्वेश्चन में अगर कुछ और लिखा है, मे बी द क्वेश्चन स्टेट्स दैट द कस्टमर इज गोइंग टू पे 18% एक्स्ट्रा जीएसटी, तो ठीक है भाई, फिर हम भी जीएसटी एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। चलो, भीम यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन है अप टू 2000 की एंड रुपए डेबिट कार्ड्स को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री जो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंक्स को बोला कि आप इन ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में प्लीज कस्टमर से चार्ज मत करो, जो चार्ज है वो हम आपको देंगे। क्लैरिफाई करा गया दैट वो जो चार्ज है जो गवर्नमेंट दे रही है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सब्सिडी, पर ट्रांजैक्शन वो सब्सिडी मिलेगा, तो इट इज प्राइस लिंक्ड, बट सिंस इट इज फ्रॉम गवर्नमेंट अल्टीमेटली विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। ये सुनने के बाद आपके दिमाग में एक बत्ती जलेगी और कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर वो सेटलमेंट वेटलमेंट का कुछ पढ़ा था एग्जामिनेशन चैप्टर में, वो क्या था? फिर वो कुछ और है, वो सेटलमेंट अप टू 2000 में चार्ज कस्टमर से लग रहा है, बट उस पर जीएसटी नहीं लग रहा था, और ये स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस में पैसा गवर्नमेंट दे रही है, ये इंसेंटिव बन जाएगा, ये वैल्यूएशन ही नहीं बनेगा, ये वैल्यूएशन ही नहीं बनेगा, इस पे जीएसटी आएगा ही नहीं। ये भी चार्ज है बट गवर्नमेंट दे रही है, वो चार्ज है वो कस्टमर से ही है लेकिन उस पे जीएसटी नहीं लग रहा है। रीजंस कुछ और है, कहानी कुछ और है, ठीक है। चलो, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय रियल एस्टेट कंपनीज, मॉल्स, ऑपरेटर्स टू देयर लेसीज, मतलब कभी कभार क्या होता है, ये जो रियल एस्टेट कंपनीज होती है, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं, इनके यहाँ पे जो शॉप वगैरह पे रेंट पे लिए लेते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज भी लिया जाता है, ठीक है। तो वो जनरली एक कॉम्पोजिट सप्लाई मानी जाती है वेयर द प्रिंसिपल सप्लाई इज रेंटेड, मतलब एयरपोर्ट ऑपरेटर खुद इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करता है और बदले में सामने वाले से चार्ज कर लेता है, तो वो जो पूरा बंडल है दैट विल बी चार्ज एट द टैक्स रेट ऑफ द रेंटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि वो प्रिंसिपल एलिमेंट है। बट सर एक डाउट है, कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या सिंगल प्राइस होना जरूरी नहीं है? आंसर इज नो, कॉम्पोजिट सप्लाई में सिंगल प्राइस होना जरूरी नहीं है, मिक्स सप्लाई में सिंगल प्राइस होना जरूरी है। सर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय आरडब्ल्यूए अप्लाई द प्योर एजेंट कंसेप्ट, मतलब आरडब्ल्यूए कभी कभार सिर्फ पैसा कलेक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी का भर देता है, तो वहां पे कोई जीएसटी का बात आने नहीं वाली है। आरडब्ल्यू का डिस्कशन जैन 26 के पेपर में देख लेना, उसका वीडियो आना भी बाकी है, बट उसमें मैं प्रॉपर कवर कराऊंगा, तो इनके पार्ट ऑफ वैल्यूएशन में वो चीज नहीं आने वाली। इज दिस क्लियर? ओके, चलो अभी अब रूल्स की तरफ चलते हैं। सर रूल्स की तरफ हमें पता है कब जाना पड़ता है? आई हैव टोल्ड यू, इधर 15 इज नॉट कंप्लाइड या फिर नोटिफाइड सप्लाईज। तो पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 27 की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे रूल नंबर 27 की। एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेंगे, एकदम सिंपल है रूल 27। इट इज व्हेन द प्राइस इज नॉट अ सोल कंसिडरेशन, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो मतलब कुछ और इन काइंड में इन्वॉल्व है। स्टेप नंबर 1, यू चेक व्हाट इज द ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट का भाव, मार्केट का भाव व्हेन द सप्लायर रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ओपन मार्केट वैल्यू मिल गई तो कहानी खत्म। प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू गेट द आंसर एट वन स्टेप, डोंट मूव फॉरवर्ड। ओपन मार्केट वैल्यू मिल गई, कहानी खत्म। नहीं मिली तो चेक करो वॉट एवर इज द प्राइस जो आपको पैसा मिला, एंड यू एड द इन काइंड का कंसिडरेशन, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ इन काइंड। जैसे आपको घड़ी मिली और घड़ी का प्राइस है 5000, तो वो आप ऐड कर दो और आपका वैल्यूएशन यहाँ पे आ जाएगा। नहीं अवेलेबल, ये नहीं हो पा रहा है,
मे बी ये अवेलेबल नहीं है, गो फॉर द लाइक काइंड एंड क्वालिटी। लाइक काइंड एंड क्वालिटी मतलब कमर्शियली इंटरचेंजेबल है, इट्स लाइक दैट ओनली, नॉट एग्जैक्टली सेम बट लाइक काइंड एंड क्वालिटी का वैल्यू ले लो। दिस इज माई स्टेप नंबर 3। ये भी नहीं है अवेलेबल, तो आप जो भी आपके पास मनी आया है इन कंसिडरेशन एंड यू ऐड द नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन का वैल्यू, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन का वैल्यू और इसका टोटल ले लो। सर लेकिन ये अगर होता तो मैं यही लगा लेता। हाँ मुझे पता है आपके पास ये नहीं है, डायरेक्टली होता तो यहीं पे लग जाता, तो इसके लिए हम लगाएंगे रूल नंबर 30, रूल नंबर 31। ठीक है, व्हाट इज रूल 30? कॉस्ट प्लस 10%, आप अज्यूम कर लो कि 10% प्रॉफिट के साथ बेचा जा रहा है, अदरवाइज रूल 31 इज बेस्ट जजमेंट, बेस्ट जजमेंट। एंड सर्विस के केस में रूल 31 कैन बी अप्लाइड बिफोर रूल 30। सर्विस के केस में रूल 31 कैन बी अप्लाइड बिफोर रूल 30 बिकॉज इन सर्विसेज डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ गिविंग सर्विस इज नॉट इजीली डिटर्मिनेबल। वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं आपको, आ जाओ। देव एंटरप्राइज इज द सप्लायर ऑफ वाटर कूलर, इट सप्लाइड वाटर कूलर टू अनरिलेटेड पार्टी विमल ट्रेडर फॉर कंसिडरेशन 295 which is inclusive of GST. Vimal also gave some material, मतलब this becomes a case of not a sole consideration, hence 15 मंथ का एक कंडीशन पूरा हुआ लेकिन दूसरा कंडीशन यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, तो उन्होंने एडिशनल कंसिडरेशन दिया है। एट द सेम टाइम देव एंटरप्राइजेस सप्लाइड द सेम गुड्स टू अनदर अनरिलेटेड पर्सन एट अ प्राइस ऑफ दिस, तो ये मेरा ओपन मार्केट वैल्यू है। तो रूल 27 में अगर आप जाएंगे तो स्टेप नंबर 1 में यू हैव द ओपन मार्केट वैल्यू, और इसका वैल्यूएशन कैसे आ जाएगा? 297,360 डिवाइडेड बाय 118%. What would be your answer if this is not available? ये अवेलेबल नहीं है तो आप सेकंड स्टेप पे जाइए। सेकंड स्टेप में आपको जो पैसा मिला वो ऐड करिए, 295 आपको मिला विच इज अगेन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, विच इज अगेन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो ये कितना बन जाएगा? 295 डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि अभी मैं वैल्यूएशन निकाल रहा हूँ, प्लस मटेरियल का आपको वैल्यू दिया हुआ एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वो ऐड करना पड़ेगा। अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो लाइक कंटेंट क्वालिटी पे जाता। ठीक है, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ये आपका वैल्यूएशन का टोटल आ जाएगा। ठीक है जी, चलो तो रूल 27 इज ऑलरेडी डन। रूल 28 पे चलते हैं। रूल 28 एकदम सिंपल है, थोड़ा कंफ्यूजन लेकिन होता है इसमें क्रिएट, तो सुन लो। रूल 28 इज इन द केस ऑफ रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, इंक्लूडिंग सोल एजेंट, बट नॉट अ नॉर्मल एजेंट। नॉर्मल एजेंट के लिए यू विल गो फॉर रूल नंबर 29। ठीक है, स्टेप वाइज प्रोसेस आराम से समझना। स्टेप नंबर 1 यू पिक द ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक है, स्टेप नंबर 2 यू गो फॉर द लाइक काइंड एंड क्वालिटी, एंड स्टेप नंबर 3 यू गो फॉर रूल नंबर 30, रूल नंबर 31, और सर्विस के केस में 31 बिफोर 30। बट इंटरनली इन दिस स्टेप यू हैव एन ऑप्शन, internally in this step you have an option. What is the option? That your invoice value can be accepted as deemed open market value, मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ज्यादा बहस नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है दैट द रेसिपिएंट शुड बी एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। सर व्हाई, व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक ये है कि जब रेसिपिएंट आईटीसी ले सकता है तो आज चाहे तुम्हारी इनवॉइस वैल्यू 10 रुपये हो या 100 करोड़ हो, फर्क क्या पड़ने वाला है? हम यहाँ से जितना भी तुमसे जीएसटी लेंगे वो सामने आईटीसी में लेने वाला है, तो डज नॉट मैटर ना यार। तो निर्मला ताई से इसकी ठीक है, वहाँ पे वी आर गिविंग यू थोड़ा फ्री हैंड, तुम्हें जो करना है कर लो, इनवॉइस वैल्यू को एक्सेप्ट करा लेंगे। अब मेनी अ टाइम्स द क्वेश्चन विल नॉट बी सो एक्सप्लिसिट इन टर्म्स ऑफ मेंशनिंग वेदर रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी और नॉट। वो हो सकता है आपको इधर उधर से बातें बोले, जैसे मैंने खरीदा, मैंने मतलब रेसिपिएंट जो रिलेटेड पर्सन है उसने आपसे खरीदा फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल। अच्छा, तो सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आईटीसी इज ब्लॉक्ड, चैप्टर 7 में यू ऑलरेडी नो इट, वी हैव कवर्ड दैट, राइट? तो फिर उस केस में एलिजिबल फॉर आईटीसी नहीं होएगा। या और कोई ब्लॉक क्रेडिट का एग्जांपल ले सकते हैं वो, तो इसका मतलब आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप इनवॉइस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको एक्चुअल ओपन मार्केट वैल्यू उस केस में लेना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गुड्स के सप्लायर के पास एक ऑप्शन है कि वो बोल सकता है कि मैं ये स्टेप 1 2 3 प्रोसेस नहीं लगाना चाहता। देखो इंटरनली अगर आपको यहाँ पे चलना है तो 1 2 3 ऐसे ही चलना पड़ेगा। इफ यू गेट द आंसर हियर डोंट मूव अहेड। लेकिन गुड्स वाले के पास एक ऑप्शन है कि वो पूरा इस 3 स्टेप प्रोसेस को इग्नोर करे और एक नया प्रोसेस लगाए। क्या नया प्रोसेस लगाएगा? ये हमारा पर्सन है इन क्वेश्चन, ये इसका डिस्टिंक्ट पर्सन है या रिलेटेड पर्सन है, और इसने आगे अपने अनरिलेटेड कस्टमर को सेल किया है। क्या सेल किया सर? गुड्स। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में लगेगा बिकॉज सर्विसेज इंटेंजिबल नेचर की होती है, अजम्पशन बेसिस पे नहीं चला सकते। यहाँ पे अजम्पशन एक लग सकता है क्या? दैट डिस्टिंक्ट पर्सन इज सेलिंग गुड्स फर्दर
एंड द गुड्स आर फर्दर सोल्ड एज सच मतलब विदाउट एनी प्रोसेसिंग। तो हम पता है क्या बोल देंगे, लेट से ये 1000 रुपीज में सेल हो रहा है, तो हम इसको 90% का वैल्यूएशन में डाल देंगे और हम अज्यूम कर लेंगे कि 10% का इसका प्रॉफिट मार्जिन इसने रिटेन किया होगा। ये अजम्पशन है, ये आपके पास ऑप्शन है। टू कंडीशंस टू बी कंप्लाइड इज दीज आर द गुड्स विच आर सोल्ड एज सच। तो ये आपका पहला कंडीशन, ये आपका दूसरा कंडीशन। एंड जस्ट अ पॉइंट टू बी क्लैरिफाइड, ये जो आप सेल वैल्यू ले रहे हो ना 1000, ये गुड्स जो है ये एग्जैक्टली वो गुड्स नहीं है, ये लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स है। क्योंकि वो आइटम हो सकता है बाद में सेल हो। आज मैंने आपसे खरीदा है, जब मैं आपका रिलेटेड पर्सन हूं, मैंने आज आपसे खरीदा तो आज ही आज मैं थोड़ी सेल कर दूंगा इसको। बट लाइक काइंड एंड क्वालिटी, लाइक काइंड एंड क्वालिटी में सेल करता हूं आगे 1000 में, तो उसका 10% आप यहाँ पे पिक कर सकते हो, मतलब 90% आप यहाँ पे पिक कर सकते हो, 10% उसका प्रॉफिट मार्जिन। हालांकि मैं आपको बता दूं, लॉट ऑफ टाइम्स क्वेश्चन गुड्स की डायरेक्टली सेल वैल्यू दे देता है एज सच फर्दर की, तो हम उसको भी पिक कर लेते हैं अज्यूमिंग दैट इट इज अ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, क्योंकि मोटा मोटा कंसेप्ट वही है, समझा। तो ये गुड्स के केस में लगेगा, सर्विस के केस में ये दूसरा ऑप्शन नहीं है। दिस इज योर फर्स्ट प्रोविजो जो हम पढ़ते हैं रूल 28(1) में, ओके। और ये एज सच सेल होना चाहिए, प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए। आप कभी कभार क्वेश्चन बोलेगा बेनिफिशियल लगाओ, तो आप इन फर्स्ट आप ये वाला चेक कर लो कि कौन से स्टेप में आपके पास आंसर आ रहा है, एंड देन यू कंपेयर दैट विद दिस, विच एवर इज लोअर आपके लिए बेनिफिशियल बन जाएगा। क्लियर? ओके जी, एक क्वेश्चन दिखा दूं आपको। एक क्वेश्चन होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार। Rastagi and Co manufactures customized product at its unit situated and registered in MP. Cost of production is 20 lakh. These products require further processing. बस तुम इतना पढ़ लो और मुझे बताओ क्या मैं फर्स्ट प्रोविजो लगा सकता हूँ अभी वाला? नो, फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है। एज सच सेल हो ही नहीं रहा है। एज सच सेल में ही मैं ये 10% प्रॉफिट मार्जिन, 90% वैल्यूएशन जैसे अजम्पशन बेस्ड कंसेप्ट्स लगा सकता हूँ, रूल बेस्ड वैल्यूएशंस लगा सकता हूँ, लेकिन ये फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है तो हम नहीं लगा सकते। तो आपको स्टेप 1 2 3 में ही चिपके रहना पड़ेगा, आपको वही दिमाग में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है और लास्ट में दिया है जो हिमाचल प्रदेश यूनिट है, ये देखो एक बार। These products require further processing and for this purpose they are transferred from MP unit to another unit situated and registered in Himachal Pradesh। मतलब as a part of the structured thinking सबसे पहले yes this is a case of distinct person, this is a case of distinct person। देन आप रूल नंबर 28 लगाओ, देन आप चेक करो कि फर्दर प्रोसेसिंग है तो आपका वो एज सच वाला कंडीशन पूरा नहीं हो रहा, स्टेप 1 2 3 में रहना पड़ेगा। और स्टेप नंबर 1 में ओपन मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन नीचे जाके आपको दिख जाएगा कि सामने वाला यूनिट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। तो आपके पास जो भी इनवॉइस वैल्यू में आपने चार्ज किया है, जो मुझे क्वेश्चन यहाँ पे बताता है, क्वेश्चन यहाँ पे बताता है, ये देखो situated cost is given, the value declared in the invoice is the cost of production। तो आप cost of production को सीधा पिक कर लेना एज योर आंसर। नीचे आपको बहुत सारी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यू जस्ट अप्लाई द स्टेप वाइज प्रोसेस प्रॉपरली। अगर इफ इन दिस केस एज सच सेल नहीं, एज सच सेल हो रहा होता एंड द फर्स्ट प्रोविजो वुड हैव बीन एप्लीकेबल, देन फिर मुझे बेनिफिशियल चेक करना पड़ता, क्वेश्चन बोलता बेनिफिशियल निकालिए। लेकिन कई बच्चे सोचते हैं इसमें भी बेनिफिशियल लगाना है, नहीं गाइस, ये आपका स्टेप वाइज चलेगा। यहाँ पे आंसर मिल गया ना आपको, रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, इनवॉइस वैल्यू वाज एक्सेप्टेड, यू डोंट हैव टू गो फॉरवर्ड, ठीक है। ये चीज थोड़ा दिमाग में आप प्लीज रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया रूल 27, ये हो गया रूल 28। रूल 28(2) के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेट गारंटी। कॉर्पोरेट गारंटी में आपको सिंपल दिमाग लगाना है, पे अटेंशन। इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी हो क्या रहा है, एक रिलेटेड कंपनी, ग्रुप कंपनी गारंटी दे रही है आपके बिहाफ पे, आपके कंपनी के बिहाफ पे टू अ बैंक। तो क्या ये वैल्यूएशन की तरफ जाएगी बात? इज इट अ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर इज यस। इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, दिस इज गोइंग टू बी अ सप्लाई बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। नाउ इसकी वैल्यूएशन की बात करेंगे। वैल्यूएशन में हमें 2 आइटम्स चेक करने हैं। 1% ऑफ द गारंटी अमाउंट, पहले तो ये निकालना है 1% ऑफ द गारंटी अमाउंट, एंड सेकेंड हमें करना है एक्चुअल कंसिडरेशन। अभी रुको, मुझे पता आपके दिमाग में क्या आ रहा है, रुको। एक्चुअल कंसिडरेशन अलग से लिख रहा हूं ताकि याद रहेगा। ये जो 1% में निकाल रहा हूं ना, ये आपको पर एनम है, मतलब ये 1 साल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। सो इफ द गारंटी इज फॉर 3 years, आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। इफ इट इज फॉर 2 months, तो आपको इंटू 2/12 करना पड़ेगा। एंड इफ इट इज फॉर 1 year बट रिन्यूड एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 10 years, तो एवरी ईयर 1% आपको वैल्यूएशन पे लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो के बिहाफ पे एचडीएफसी को गारंटी दिया, तो आपको ये वैल्यूएशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बट सर यहाँ पे भी वही कंसेप्ट, इफ द रेसिपिएंट आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो इनवॉइस वैल्यू को जैसा है जो है एक्सेप्ट कर लो, फर्क ही नहीं पड़ता ना साहब। समझ में आ रहा है? यस। नाउ वी विल सी सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन। ठीक है, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन चेक करो रूल 28(2) के लिए। टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स में क्या दोबारा कोई गारंटी का वैल्यूएशन करने की जरूरत है? नहीं। एचडीएफसी से लोन लिया था, उसको गारंटी दिया था, कल को आईसीआईसीआई ने टेक ओवर किया, अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ न्यू गारंटी आस्क्ड बाय द न्यू बैंक, कुछ वैल्यूएशन दोबारा नहीं करना है। व्हाट इफ लोन इज पार्टली अवेल्ड और नॉट अवेल्ड एट ऑल? आई डोंट केयर। इफ आई एम गिविंग अ गारंटी फॉर 100 CR, आई डोंट केयर 100 CR में से आपने 10 करोड़ का लोन लिया या 0 करोड़ का लोन लिया या पूरे 100 करोड़ का लोन लिया, गारंटी अमाउंट के हिसाब से चार्जिंग कर लेनी है। इंट्रा ग्रुप की जो कॉर्पोरेट गारंटीज आती है, जो ये केस में फॉल करते हैं हम, उसमें अगर इफ द डोमेस्टिक कॉर्पोरेट is issuing a guarantee तो नॉर्मल एफसीएम लग जाएगा। बट इफ ओवरसीज कंपनी इज इशूइंग अ गारंटी फॉर अ रेसिपिएंट इन इंडिया, तो दैट विल बी अ केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड आरसीएम विल अप्लाई, क्योंकि वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा। सर अगर यहाँ पे आपका रेसिपिएंट बाहर है तो वहां पे ये सब वैल्यूएशंस की बात आने नहीं वाली है। ये बात कब आने वाली है? जब आपका रेसिपिएंट इंडिया में लोकेटेड है। अगर वो बाहर लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर हो जाएगा और फिर दैट वोंट बी अमेनेबल टू टैक्स, वो जीएसटी में नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अबव इज नॉट एप्लीकेबल एज आई टोल्ड व्हेन द रेसिपिएंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, वो एक्सपोर्ट में फॉल कर जाएगा। तो वैल्यूएशन क्यों करेंगे? जीरो रेटेड होता है ना वो। कॉर्पोरेट गारंटी बाय मल्टीपल रिलेटेड एंटिटीज, को गारंटर्स, 3 कंपनीज ने सपोज 20%, 30% एंड 50% का अमाउंट गारंटी किया और अपना अपना कंसिडरेशन चार्ज किया, तो वो जो 1% और कंसिडरेशन आप कंपेयर कर लो, अगर 1% हायर आया तो 1% का 50, 1% का 30 और वो 1% का 20% आप प्रोपोर्शनेटली बांट दो। तो दैट इज वेरी लॉजिकल नहीं यार, इस लेवल पे आप वो लॉजिक लगा लोगे कि अगर अपने अपने शेयर पे आप जीएसटी पे कर दो। मल्टीपल ईयर्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पार्ट ऑफ द ईयर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रिन्यूअल वाली बात भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, directors they give personal guarantee. There are more issues and clarifications with respect to the guarantee, pay attention. Directors personal guarantee देते हैं, consideration charge नहीं होता। क्या वो सप्लाई बनेगा? स्ट्रक्चर थिंकिंग करो। स्टेप नंबर 1 सप्लाई है, क्या बनेगा? क्योंकि रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे, डायरेक्टर और कंपनी, सप्लाई बन जाएगा। फिर उसके वैल्यूएशन की बात करो। वैल्यूएशन में रूल 28 लगाओ। रूल 28 में स्टेप नंबर 1 ओपन मार्केट वैल्यू लगाओ। ओपन मार्केट वैल्यू इज द मार्केट का भाव। बट भाई साहब मार्केट में आरबीआई परमिट ही नहीं करता पैसा देना, एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो इन नॉर्मल केस आरबीआई परमिट ही नहीं कर रहा पैसा देना, तो मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू इज अंडा नील। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कंसिडरेशन अलाउड है, उसी को वैल्यूएशन पिक कर लेना। इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज, लॉट ऑफ टाइम्स हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जहां पे 2 इश्यूज आते हैं। ब्रांच इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहला इशू आता है, लॉट ऑफ टाइम्स हेड ऑफिस टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, वैल्यूएशन नील मान लो। इशू अगर कर भी देगा तो तुम क्या कर लोगे? ये आईटीसी के लिए एलिजिबल है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि हेड ऑफिस में नॉट बी इंक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। जैसे बहुत बारी वो एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं ऐड करता, क्योंकि अल्टीमेटली वो बाइफरकेट करना मुश्किल हो जाता है कि कितना हमारे एम्प्लॉयज ने उनके लिए काम किया, जितना हमारे लिए काम किया, सेम ही कंपनी एट द एंड ऑफ द डे। निर्मला ताई ने बोला क्लैरिफाई करके कि रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रांच इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। तुम इसका सैलरी कॉस्ट ऐड करवाओगे, कम करवाओगे, डज नॉट मैटर, क्योंकि वो सामने वाला आईटीसी लेने वाला है। एंड व्हाट इफ यहाँ पे आईटीसी इज नॉट अवेलेबल? स्टिल निर्मला ताई इज वेरी काइंड, वो कह रही है स्टिल कोई बात नहीं, आप पूरी कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट मत लो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का यहाँ पे लॉस है। वैल्यूएशन अगर आप कम डिक्लेयर करते हो बाय नॉट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ सैलरी, बट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग योर लीवे बिकॉज इट इज जेन्युइनली डिफिकल्ट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सैलरी, कि कितने लोगों ने हमारे लिए काम किया उस इंटरनली जनरेटेड सर्विस के लिए। इनपुट ऑफ सर्विस जब होता है तब कौन सा कंसेप्ट लगेगा? सेल्फ इनवॉइसिंग कंसेप्ट लगेगा। सेल्फ इनवॉइस तुम इशू करोगे, आईटीसी भी तुम ले लोगे, तो अगेन तुम वैल्यू है जो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल्फ इनवॉइस नहीं निकाला तो नील ले लेंगे, सेम टू सेम कंसेप्ट। ठीक है, तो रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा बिकॉज सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, तो वो तो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो दिस विल फॉल अंडर द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग। रेसिपिएंट विल पे टैक्स अंडर आरसीएम। वैल्यूएशन जो तुम डिक्लेयर किए उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं डिक्लेयर किए नील मान लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वॉट एवर यू इशू, वॉट एवर अमाउंट यू टेक, उसका आईटीसी भी तुम लेने वाले ही हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते रूल नंबर 29 की तरफ। रूल 29 में हम नॉर्मल एजेंट की बात कर रहे हैं, हम सोल एजेंट की बात नहीं कर रहे।
यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 1 लगाना है। स्टेप नंबर 1 में ही आपके पास दो ऑप्शन है, ये स्टेप वाइज नहीं है, ये स्टेप नंबर 1 में ही आपके पास दो ऑप्शन है, इधर यू पिक द ओपन मार्केट वैल्यू और यू पिक, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रूल नंबर 29, रूल नंबर 29 दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट एजेंट, इंटरनली ही आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू लो या फिर जैसा वो फर्स्ट प्रोविजो था 90% ऑफ सेल फर्दर बाय एजेंट of like kind quality goods, of like kind quality goods to unrelated customers। अब इंटरनली सर दो वैल्यूज आ गई तो आप इसमें बेनिफिशियल ले लो, क्वेश्चन भी आपको बोलेगा बेनिफिशियल लेने के लिए आप लोअर वाला ले लो, आप लोअर वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, ओके। और ये फेल कर जाए तो रूल 3031 लगा देना। इनवॉइस टेस्ट लगाना मत भूलना, इनवॉइस टेस्ट में अगर फेल कर गया और प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस जा रहा है, एजेंट के नाम पे जा ही नहीं रहा है, तो एजेंट का कौन सा वैल्यूएशन करोगे आप, एजेंट का कहाँ वैल्यूएशन करने चले हो, राइट। सुनो ना मेरी बात, ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है और ये कस्टमर है, इफ इनवॉइस इनके नाम पे जा रहा है तो ये इनवॉइस टेस्ट तो फेल कर गया, तो ये जो एजेंट के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो एजेंट के रिस्पेक्ट में, हम इस ट्रांजैक्शन की तो बात कर रहे हैं ना रूल 29 में, ये तो बनी नहीं, इनवॉइस टेस्ट ही फेल हो गया, तो आपको कोई वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सोल एजेंट में प्लीज अप्लाई रूल 28, एजेंट में अप्लाई रूल 29। क्वेश्चन जनरली आस्क्स अस टू पिक बेनिफिशियल वैल्यू, तो हम लोअर वाला पिक कर लेंगे। इसके बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन छोटू सा करा देता हूं। देखो इसमें हमें 3 ट्रांजैक्शंस को इवैल्यूएट करना है, आई डोंट नो आपने कराया नहीं कराया, लेकिन मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। हमारे यूनिट ने एक इक्विलिब्रियम सेल्स को अपॉइंट किया है एज अ सोल सेलिंग एजेंट। यहाँ पे इनवॉइस टेस्ट नहीं लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि ये तो रिलेटेड पर्सन में भी जाएगा, तो पैराग्राफ 2 भी यहाँ पे इन्वोक हो जाएगा शेड्यूल नंबर 1 में, ठीक है। इक्विलिब्रियम सेल्स को हमने सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट करा है एंड इट सेल्स द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑफ द बैंगलोर यूनिट अंडर द इनवॉइस इन इट्स ओन नेम। प्रिंसिपल वो इनवॉइस टेस्ट भी पास हो गया है। बैंगलोर यूनिट ट्रांसफर्ड गुड्स कॉस्टिंग 7,25,000 to Equilibrium Sales, which were sold by Equilibrium Sales at 765. Another electronic goods manufacturer supplied the goods of like kind and quality to Equilibrium Sales as the one supplied by Bangalore unit at a price of 775. If you try to apply रूल 28 और लास्ट में बोला है कि ये लोग एलिजिबल नहीं है आईटीसी के लिए और आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, तो स्टेप वाइज प्रोसेस एक बार लगाओ। ओपन मार्केट वैल्यू, फिर लाइक काइंड एंड क्वालिटी, नहीं तो रूल 3031, और इसको छोड़ के एक ऑप्शन होता है गुड्स के केस में फर्दर सप्लाई का 90%। यस, अब ये कह रहा है ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, आईटीसी के लिए भी एलिजिबल नहीं है, तो इनवॉइस वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो आपके पास एक तो ये बचता है लाइक काइंड एंड क्वालिटी, जो आपके पास है 775, और आपके पास ये वाला ऑप्शन भी बचता है क्योंकि फर्दर सेल इन्होंने दिया है, ये देखो फर्दर सेल 765, तो 765 का 90%। आप इन दोनों को कंपेयर कर लो। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आएगा कि लेकिन सर आपने तो बताया था लाइक काइंड एंड क्वालिटी का फर्दर सेल देखना है, आप तो इन्हीं गुड्स का फर्दर सेल देख रहे हो, लाइक काइंड का अलग अवेलेबल नहीं है, तो उसी अमाउंट का ले लो, उसी गुड्स का ले लो, उतना मतलब उसमें आईसीआई ऑल्सो टेक्स इट एंड उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं उन्हीं का आगे का फर्दर सेल का ले रहा हूँ, तो दैट इज मोर एक्यूरेट देन लाइक काइंड एंड क्वालिटी का। अगर लाइक काइंड एंड क्वालिटी का फर्दर सेल दे आर गिविंग अस विच इज वेल एंड गुड, ये वो नहीं है, ये फर्दर सेल नहीं है, फर्दर सेल और ये वाला है नॉट फर्दर सेल, ये उसी सेल का लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो दिस इज 775 एंड दिस इज 765 का 90%। तो 765 का अगर आप 90% लेंगे तो वो बनेगा 688,500, लोअर वन विल बी 688,500, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पे अगर आप आओगे, रिटेल शोरूम एक है, वो ट्रांसफर कर रहा है अपने एजेंट को परिधि सेल्स को गुड्स, बट नाउ दिस सेज दैट परिधि सेल्स sells the goods under invoice issued in the name of retail showroom at अहमदाबाद। इनवॉइस टेस्ट ही फेल हो गया, तो आप वैल्यूएशन किस चीज का कर रहे हो? प्रिंसिपल ने कस्टमर को डायरेक्टली बेच दिया, एजेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई आपको वैल्यूएशन नहीं करना। रिटेल शोरूम एट अहमदाबाद ट्रांसफर्स गुड्स कॉस्टिंग 225 टू इट्स एजेंट धरा एंटरप्राइजेस विच सेल्स द गुड्स अंडर द इनवॉइस इशूड इन इट्स ओन नेम। इसको वैल्यूएशन में लेके आते आओ, इसको करते रूल 29 के हिसाब से वैल्यू। सी, रिटेल शोरूम ने धारा एंटरप्राइजेस को दिया और धारा एंटरप्राइजेस ने आगे इसको सेल किया है अंडर द इनवॉइस इन इट्स ओन नेम, ठीक है। धारा हैज सोल्ड द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी एज द वन सप्लाइड बाय रिटेल शोरूम एट अहमदाबाद टू अनरिलेटेड कस्टमर एट 98,000।
तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या चेक करना होता है, ओपन मार्केट वैल्यू वर्सेस फर्दर सेल ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू अनरिलेटेड कस्टमर, जो आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसको अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्टली वैल्यू है 98,000 की, तो उसका 90% आप ले लो, उसका आप 98% ले लो, 90% ले लो, दैट इज 88,200। 88,200 क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चंस पहले नहीं हुए तो आपको भी फास्ट लगेंगे, क्योंकि रिवीजन में भी क्वेश्चंस उठाने का ट्राई कर रहे हैं कि एक रीकैप मिल जाए जो पुरानी चीजें करी हुई है। ठीक है, प्रैक्टिस बैच में हमने ये सब कवर कर लिया है, तो आई थिंक आपको जल्दी जल्दी क्लिक कर रहा होगा। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स जो हम बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द नोटिफाइड सप्लाईज। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 31A, दैट इज लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। पहले लॉटरी की बात करते हैं, देन बेटिंग गैम्बलिंग कवर हो जाएगा रूल नंबर 31A में। लॉटरी में यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको सिंपल दो प्राइसेस लेने हैं। दो प्राइसेस कौन से रहेंगे, द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट एंड द नोटिफाइड प्राइस, जो ऑफिशियल गजेट में स्टेट बताएगी। उन दोनों प्राइसेस को यू हैव टू कंसीडर एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। द जीएसटी रेट हैज टू बी 40%। यहाँ पे लर्न कर लेना रेट को, ये अमेंडमेंट है, पहले 28 था, नाउ इट इज 40, डीमेरिट रेट बोलते हैं इसको। और दोनों को डिवाइड कर देना 140% से, मतलब नाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल वैल्यू। जो हायर होएगा दैट विल बी द वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ लॉटरी। ठीक है, बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेस, उसके अंदर जितना भी वैल्यू का बेट लगा रहे हैं, या टोटलाइजेटर एक डिवाइस होता है यू नो बेटिंग के उसमें, टू मैच द बेट्स, टू डिडक्ट द कमीशन, टू पे द विनिंग्स, तो उसके लिए एक डिवाइस रहता है टोटलाइजेटर। सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ बेट इज, या वॉट एवर अमाउंट यू आर पेइंग टू द टोटलाइजेटर, आप बेट का जो अमाउंट लगा रहे हैं या जो टोटलाइजेटर को पे कर रहे हैं, वॉट एवर द केस में बी एंड द क्वेश्चन गिव्स अस, हम उसको 100% को मान लेंगे, दैट वैल्यू इज माय टैक्सेबल वैल्यू, और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, जीएसटी का रेट आपको इसमें दिया जाएगा। देन रूल नंबर 31B, वी टॉक अबाउट ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग द ऑनलाइन गेमिंग मनी। ये एक्चुअली ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में जब ये पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, इट विल बी नोन एज ऑनलाइन मनी गेमिंग ओनली। हियर the valuation will be very simple, whatever amount you pay or whatever amount is payable, मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना है कि how much amount we are putting in that particular game, that will be considered as the valuation। आप या आपके बिहाफ पे, और सर ये पैसा भी हो सकता है, ये वर्चुअल डिजिटल असेट्स भी हो सकते हैं, ये मनी का वर्थ भी हो सकता है, तो क्रिप्टो विप्टो भी अगर आप डाल रहे हो, बिटकॉइन डाल रहे हो, that is going to be considered as the valuation of supply। is this clear? अभी इसके बारे में एक दो पॉइंट्स कॉमन भी आएंगे, पहले 31C कर लेते हैं। कसिनो के अंदर the process is same, the valuation is same, that whatever amount you are paying for the purpose of purchase of tokens, मतलब वही पैसा कितना लगा रहे हो। एंड देयर आर सम गेम्स एट अ कसिनो, जो आप गए होंगे, आपको पता होगा, मैं नहीं गया कभी, तो कसिनो के अंदर कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली यू हैव टू पुट इन द मनी, आपको टोकन लेने की जरूरत नहीं है। बट दोनों के अंदर कहानी सेम है ना यार, हम जितना पैसा पे करेंगे या तो टोकन खरीदने के लिए या डायरेक्टली गेम्स में लगाने के लिए, डायरेक्टली वी आर पुटिंग द मनी, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। सिंपल, क्लियर। अच्छा, अब कॉमन पॉइंट फॉर 31B ऑनलाइन गेमिंग एंड 31C कसिनो, व्हाट इफ एनी अमाउंट इज रिफंडेड, मतलब सपोज मैंने 10,000 रुपीज लगाया, और सपोज जीतने के बाद मेरा कुछ जीता कुछ हारा, एंड में मेरे पास 3,000 रुपए रह गए, एंड आई विड्रू 3,000 रुपीज, तो क्या इसके अंदर वैल्यूएशन 10,000 रहेगी या इट विल बी 7,000? विल यू बी रिड्यूसिंग द 3,000 रिफंड? आंसर इज नो, द वैल्यूएशन विल बी वॉट एवर अमाउंट यू आर पेइंग, दैट इज 10,000, इट शैल नॉट बी डिडक्टेड। आप जो भी वापस कर रहे हो, रिफंड लेके जा रहे हो, वो अमाउंट आप यू आर नॉट गोइंग टू पुट इट इन टू द वैल्यूएशन, आप उसको रिड्यूस नहीं करोगे, 10,000 इसके अंदर आंसर बन जाएगा। विल द विनिंग्स बी टैक्स्ड अगेन, मतलब सपोज मैंने 5,000 रुपीज लगाए, एक जगह मैंने 1,000 की गेम खेली, एंड आई वन 7,000, तो क्या अभी 7,000 पे आप टैक्स करोगे या नेट प्रॉफिट 6,000, ऐसा कुछ? नो, यू आर नॉट गोइंग टू टैक्स इट अगेन। व्हाई? बिकॉज द सोर्स हैज बीन टैक्स्ड। 5,000 का जो मेरा ओरिजिनल लगा खर्चा, उसको आपने टैक्स कर दिया है ना, ठीक है। तो प्रोवाइडेड यू डू नॉट विड्रॉ इट, क्योंकि विड्रॉ किया और दोबारा लगाया तो दोबारा वो ट्रिगर कर जाएगा अमाउंट पेड और पेबल, लेकिन अभी इस केस में 5,000 विल बी माई वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। आगे आते हैं, ये वाला 31D आपके लिए नहीं है, ये सितंबर 26 वालों के लिए, सो यू कैन इग्नोर दैट, मैंने नोट दे दिया इसके अंदर। नीचे आ जाओ। नाउ रूल 32, यहाँ पे कुछ फिर से नोटिफाइड सप्लाईज आने वाले हैं। नाउ पे अटेंशन, ये ऑप्शनल इन नेचर है, तो लेकिन हमें क्वेश्चन में उसको यूज करना है। नाउ प्लीज पे अटेंशन। सेल परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग मनी चेंजर। अभी जो फॉरेक्स वाले होते हैं, ये जो पब्लिक के साथ जब डीलिंग होता है तो वहाँ पे टैक्स लग जाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? इफ बैंक्स या ऑथराइज डीलर एंड ऑथराइज डीलर, या बैंक्स एंड ऑथराइज डीलर, इफ वो आपस में डील करते हैं तो उस केस में द जीएसटी इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। बट व्हेन द पब्लिक इज इन्वॉल्व, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ये बात हम चैप्टर 4 में कवर करते हैं। अब ये आता है आपका रूल 32(2) में,
ठीक है, 31 में जस्ट 32 में जस्ट दे आर गिविंग द ओपनिंग सेंटेंस। तो मेन जो हमारा स्टार्ट होता है दैट इज रूल नंबर 32 सब रूल 2 से। और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ए और बी। सर ए और बी में ये क्या क्या ऑप्शन है, नाउ पे अटेंशन। ए वाले में कहीं ना कहीं आपकी एक्चुअल इनकम बाहर आ सकती है। कैसे? व्हेन द करेंसी एक्सचेंज इज आईएनआर, चाहे आईएनआर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वॉट एवर इट में भी, वहां पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आवर फोकस इज फ्रॉम द जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द एएफएम पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या अर्निंग चल रही है वगैरह, नहीं। हमारा सिर्फ इतना ध्यान रहेगा कि अगर आपका आईएनआर इन्वॉल्व है तो वी विल कंपेयर द बाइंग रेट और सेलिंग रेट, वॉट एवर द केस में बी, एंड वी विल कंपेयर दैट विद द आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर दैट करेंसी। मतलब अगर 85 का डॉलर चल रहा है और आपको बेचा जा रहा है 87 में, तो वो जो डिफरेंस है, 85 का रेट चल रहा है मतलब आरबीआई रेफरेंस रेट, तो वो जो 2 रुपीज का डिफरेंस है वो इनकम है सामने वाले के लिए। तो यू विल टेक दिस डिफरेंस एंड यू विल मल्टीप्लाई इट बाय द टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी दैट आर एक्सचेंज्ड। बट व्हाट इफ दिस आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल? तो कोई बात नहीं, जितना भी आईएनआर इन्वॉल्व है ना उसका 1% आप निकाल लो और उसको वैल्यूएशन मान लो, क्योंकि मोटा मोटा 1% पे ये इंडस्ट्री काम करती है, हम ऐसा मान के चलेंगे, अजम्पशन लेके काम करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर आईएनआर इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसको केस नंबर बी कर देना, इसको केस नंबर बी कर देना, और कुछ नहीं है। अगर आपका करेंसी आईएनआर इन्वॉल्व ही नहीं है, लेट्स से पाउंड टू डॉलर का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो दोनों को आईएनआर में कन्वर्ट करो। और भगवान जी का भला, मतलब निर्मला दाई ने हमारा भला कर दिया कि उन्होंने कल बोला कि आप इसके अंदर लोएस्ट वाला वैल्यू लो, मतलब दोनों में से जो लोअर वाला वैल्यू है वो ले लो, एंड अगेन यू टेक 1% ऑफ दैट एज द वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। हायर ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे अच्छा किया निर्मला दाई ने, बोला कि चलो आप लोअर वाला पिक कर लो और उसका 1% आप वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लो। तो पाउंड इज कन्वर्टेड इनटू डॉलर, बोथ आईएनआर का, दोनों का आईएनआर के अगेंस्ट एक्सचेंज रेट आपको दिया जाएगा, आरबीआई रेफरेंस रेट। यू कन्वर्ट दैट, यू पिक द लोअर वैल्यू एंड यू टेक द 1% ऑफ दैट एज द वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। लेकिन सर इफ द पर्सन सेज नहीं मुझे स्लैब बेस्ड वैल्यूएशन पे जाना है, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, इफ यू गो फॉर दिस स्लैब बेस्ड वैल्यूएशन यू कैन नॉट विड्रॉ ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, समथिंग लाइक इन चैप्टर नंबर 7 ऑफ आईटीसी। हम बैंक्स के ऑप्शनल मेथड में भी ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लर्न कैसे करना है, नॉर्मल स्लैब बेस्ड चलाना है। जितना भी आईएनआर इन्वॉल्व है उसमें अगर अप टू 1 लाख है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 60,000, तो आपको क्या लेना है, हायर ऑफ 1% और 250 विच एवर इज हायर। मतलब सर अगर 3 लाख रुपीज है तो 300 हो जाएगा, 1 लाख रुपीज है तो आपका 250 हो जाएगा, 100 नहीं। समझ में आया? तो गवर्नमेंट बेसिकली सेज कि यार मिनिमम 250 रुपए तो रखो टैक्सेबल वैल्यू, तो हायर इज 1% ऑफ 1% ऑफ द करेंसी, और 250 दोनों में से हायर आपको लेना है। सर व्हाट इफ दिस वैल्यू इज मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, लेट्स से 4,30,000, तो उसका जो पहला 1 लाख है उस पर तो हमने 1% का ले लेना है, दैट इज 1,000, और प्लस फिर जो बैलेंस रहेगा उस पर 0.5% बैलेंस, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल माई केस वॉज 430, तो बैलेंस का जो 330 रहेगा उस 330 पे 0.5% आपको लेके चलना है और वो टोटल आपका वैल्यूएशन बन जाएगा। एंड अगर आपका 10 लाख के ऊपर चला जाए तो अप टू 10 लाख में हमने 1 लाख और 9 लाख को ऊपर टैक्स कर दिया है। 1 लाख पे 1% हमने 1,000 ले लिया है, बैलेंस 9 लाख पे 0.5% 4,500 ले लिया है। तो 5,500 प्लस 10 लाख के ऊपर का बैलेंस का 0.1%, कंपेयर दैट विद 60,000, मतलब 60,000 से ज्यादा हमें, दिस इज द अपर लिमिट, हमें इससे ज्यादा वैल्यूएशन नहीं चाहिए। तो आपका वैल्यूएशन का आंसर अंडर दिस मेथड इज गोइंग टू बी 250 to 60,000, 250 to 60,000। इज दिस क्लियर? ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया वैसा ही है। 740 है तो पहले 1 लाख पे आपको 1,000 मिल जाएगा और बैलेंस 640 पे 0.5%। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे आ जाओ। एयर ट्रैवल बुकिंग, इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल, ध्यान देना है। पहले तो बेसिक फेयर उठाना है, बेसिक फेयर इज द बेसिक प्राइस, ठीक है। बाकी के सरचार्ज टैक्सेस वो सब अलग अलग लगते हैं। बेसिक फेयर पे वो भी होता है जिसपे एक्चुअल में एयरलाइन एजेंट को जो है वो कमीशन देती है। अब यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे पकड़ना है, आपका डोमेस्टिक बुकिंग है या इंटरनेशनल बुकिंग है, बस वो चेक करना है। इंटरनेशनल बुकिंग में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो जो डोमेस्टिक बुकिंग है उसके अंदर वैल्यूएशन लेना है बेसिक फेयर का 5%, और जो इंटरनेशनल बुकिंग है इन दैट यू हैव टू टेक द केस ऑफ 10%। कितना वैल्यू लेना है? 10% ऑफ द बेसिक फेयर, एज सिंपल एज दैट। आपको हो सकता है वो कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग चार्जेस देंगे, दैट दिस इज द बेसिक फेयर, दिस इज द सरचार्ज, दिस इज द फ्यूअल चार्ज, फलाना, इग्नोर कर देना, ठीक है। इसका 5% और इसका 10% आपको लेना है। नेक्स्ट इज 32(4) लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। कई बच्चों को होगा कि सर ये तो हमें पूरा लर्न है, ये तो हमें आता है। वन पॉइंट आई वांट टू पुट अ स्ट्रेस ऑन दैट इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, इफ इट इज अ सी व्हाई दिस वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। समटाइम्स लाइफ इंश्योरेंस हैज ए एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। लेकिन हमारे जीएसटी के अंदर दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। व्हाई? बिकॉज सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज। याद है? ये तो पता है, ये तो नॉर्मल है, आपको पता है।
अभी सर लाइफ इंश्योरेंस में जब आप इन्वेस्टमेंट का मसाला डाल देते हो तो कहीं ना कहीं हमें उसको ढूंढना है जो लाइफ इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में है। अब सर एग्जाम्पशन में हमें ये पता चल चुका है कि इफ इट इज टू इंडिविजुअल तो टैक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट ग्रुप इंश्योरेंसेस, या व्हाट अबाउट एनीथिंग अदर देन इंडिविजुअल, कोई और इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस में टैक्स हो रहा है, उसका क्या, उसका वैल्यूएशन हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ प्लीज पे अटेंशन। If the policy has a dual benefit of risk coverage plus investment, our purpose is to find that value of premium which is going towards risk coverage. अब इसमें आपके दो केस बनेंगे। देखो, केस नंबर 1 बनेगा कि वो जो एलोकेशन है, लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स लर्न दैट एलोकेशन है या नहीं है बिटवीन द इन्वेस्टमेंट वर्सेस इंश्योरेंस। गाइज एलोकेशन हमेशा होगा। इतनी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है कि लाइफ इंश्योरेंस को अगर बेच रही है कंपनी तो उसका एलोकेशन हमेशा होगा। What matters is not whether allocation is there or not. Allocation is there. What matters is whether it is communicated to the policyholder at the time of premium collection or not. If it is communicated, matlab if I as a policyholder, I know that if I am paying 1 lakh rupees, out of that 60,000 is for insurance, 40,000 is for investment, you charge the GST on 60,000. बट वॉट इफ एलोकेशन इज नॉट इंटीमेटेड, तो फिर अजम्पशन लगाना पड़ेगा। इफ इट इज अ सिंगल प्रीमियम, सिंगल मतलब एक मोटा प्रीमियम, एक बहुत बड़ा अमाउंट हमने एक बारी में पे कर दिया है, उसका 10% चार्ज करना है, 90% इन्वेस्टमेंट अजम्पशन। If it is a every year premium, every year I am paying an amount, so you have to see whether it is a first year or subsequent year. First year 25% you have to tax, assume that balance 75% is for investment, and from next 2, 3, 4 years and subsequent thereon 12.5% is to be taxed, and 87.5% is assumed as investment. Why assumed? Because you did not communicate it to the policyholder. Yes, okay. चलो, अब ये आपको डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा फर्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर। कोई क्वेश्चन बोल देगा रिन्यूअल प्रीमियम है, रिन्यूअल मतलब मेरा पहला साल नहीं है, मेरा सब्सिक्वेंट ईयर है, ठीक है। एंड सर व्हाट इफ द पॉलिसी हैज ओनली रिस्क कवर, पॉलिसी में और कुछ है ही नहीं, इट इज नॉट हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट मसाला, तो फिर क्या एलोकेशन और क्या नहीं ना, आपका पूरा प्रीमियम चार्ज हो जाएगा इफ इट डज नॉट हैव इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, इफ इट डज नॉट हैव इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, ठीक है। आगे आते हैं अब जरा मार्जिन स्कीम में। मार्जिन स्कीम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, रखो मत, एकदम सिंपल सिंपल बातें याद रखो पेपर के लिए। देखो, आवर जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, दिस इज समथिंग वी प्रीच, है ना। हम पहली क्लास में चिक चिक के बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, और उसका एग्जांपल लेने के लिए आपको आईटीसी समझाते हैं, है ना। अभी अब रेगुलर बैच का पहला क्लास तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स कैसे बनता है, आईटीसी से बनता है। मैंने 100 रुपए का जीएसटी लगाया और 40 का आईटीसी लिया, तो 60 का पेमेंट किया, उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू शो करते हैं। बट यू नो, इतना मैच्योर हो अभी कि यू अंडरस्टैंड दैट आईटीसी इज व्हाट मेक्स जीएसटी अ वैल्यू एडेड टैक्स। इतना समझ में आया ना। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज मैंने एक गाड़ी खरीदी थी ऑल्टो, ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ा सा लोन वोन लेके मैंने कहा यार अब थोड़ा सा यही उम्र है, उम्र निकल जाएगी तो फिर कैसे आगे चलेगा, तो मैंने ऑल्टो की जगह थोड़ी सी महंगी होंडा सिटी खरीद ली, ठीक है। तो मुझे अब ऑल्टो बेचनी है सेकंड हैंड। अब मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं है, ठीक है, मैं तो भी सेकंड हैंड जाऊंगा। मेरे घर के पास एक सैनी ऑटर्स, सैनी ऑटो नहीं, सैनी मोटर्स ले लो, सैनी मोटर्स, ये सेकंड हैंड के डीलर है। वो होता है ना, गाड़ियां लगी होती है बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, फॉर सेल, प्रीमियम यूज्ड डीलर। तो मैं अभी चला गया, मैंने कहा साहब ये बड़ी बड़ी गाड़ी के साइड में मेरी छोटी सी ऑल्टो मुझे बेचनी है। सैनी साहब ने बोला कि ठीक है सर कर देते, क्या दिक्कत है। तो मैंने इसको बेच दिया लेट से 1,20,000 पे। क्या मैंने कोई जीएसटी लगाया? नहीं, ठीक है। तो इन्होंने कोई आईटीसी भी नहीं लिया। और कल को लेट से कोई और पर्सन जो अपनी पहली ऑल्टो खरीदने आया, ठीक है, यही तो लाइफ का साइकिल है ना, किसी के लिए कोई चीज़, किसी के लिए कोई चीज़। तो जैसे मैं होंडा सिटी लेने गया, कोई ऑल्टो लेने आ गया सेकेंड हैंड। तो ये एक है मिस्टर शर्मा जी, ठीक है। ये शर्मा जी आए, इन्होंने सैनी मोटर्स में बोला अरे ये जो ऑल्टो खड़ी है ये कितनी अच्छी है, ये कितने में दोगे। इन्होंने 2 लाख रुपए में बेच दी, इन्होंने 2 लाख रुपीज में सेल कर दिया। नाउ एज पर द नॉर्मल, आप मार्जिन स्कीम को इफ वी फॉरगेट इट, हमें क्या पता है, लॉ क्या पता है हमें, दैट द टैक्स इज टू बी चार्ज ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 15 इज द प्राइस पेड और पेबल। तो नॉर्मल जितना अभी तक पता है 2 लाख पे टैक्स लग जाना चाहिए। लेकिन सर जीएसटी को एक वैल्यू एडेड टैक्स बनाने के लिए लेस आईटीसी होता है, पर यहाँ पे तो आईटीसी है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस ऑल्टो पे 2 बार टैक्स आ गया, एक तो मैंने जब खरीदा होगा और एक यहाँ पे दोबारा लग गया। कहीं ना कहीं अभी वैल्यू एडिशन पे फोकस नहीं गया, हेंस कम्स द मार्जिन स्कीम स्पेसिफिकली फॉर द डीलर्स ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स एंड स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज नो आईटीसी। तो इसमें हम बोलेंगे कि भाई साहब कोई बात नहीं, आप मार्जिन लगा लो, आपका जो 80,000 की कमाई है ना, आप उस पर जीएसटी दे दो।
हम क्लास में एक एग्जाम्पल भी करते हैं वेयर वी हैड शोन वन ऑफ द स्टूडेंट का केस कि वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू तो 2 लाख की आएगी, लेकिन उस इनवॉइस पे डिस्क्लोजर होता है कि जीएसटी ऑन 80,000। तो बच्चे भी पूछते हैं कि अरे सर फिर तो पता चल जाएगा इन्होंने कितना कमाया। हाँ, लेकिन एज अ कंज्यूमर बहुत जनों को पता भी नहीं होता है मार्जिन स्कीम, हमें पता है। यस, समझ में आया लॉजिक? अगर शर्मा जी ने आईटीसी नहीं लिया और कल को ये भी सेकंड हैंड डीलर है और आगे बेच देते तो दोबारा मार्जिन स्कीम लग जाएगा। बस बेसिक कंडीशन क्या है कि ये इस पे आप कोई बहुत मेजर प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो, माइनर रिपेयर्स करके एज सच, और माइनर रिपेयर्स के साथ यू आर सेलिंग इट, मतलब यू आर नॉट चेंजिंग द प्रोडक्ट ऑल टुगेदर। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा मार्जिन स्कीम बनता है। इसके सिवाय ना एक कार के रिस्पेक्ट में एक इशू आता है कि सर एक एंट्री होती है कार सोल्ड, जो डायरेक्टर वगैरह के लिए यूज करी थी, तो वहां पे आईटीसी नहीं लिया था, वहां पे मार्जिन स्कीम क्यों लगाए हम? ये क्वेरी आता है कि वहां पे मार्जिन स्कीम क्यों लगानी है, क्योंकि कार जो कंपनी की है आईटीसी के क्वेश्चंस में, दैट कंपनी माइट नॉट बी अ सेकंड हैंड गुड्स डीलर, उसका तो बिजनेस होता है कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का। बिल्कुल करेक्ट। 2018 में एक नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर ये यूज्ड कार्स का पूरा रेट और सिस्टम बताया गया था, जो कि मार्जिन स्कीम जैसा ही सुनने में आपको आता है। वो एग्जैक्टली मार्जिन स्कीम नहीं होती है। वी आर यूजिंग दैट नोटिफिकेशन, वो रेफरेंस आपके मटेरियल में भी है बट फुट नोट में है, तो लर्न मत करो। तो आपको कार वगैरह के केस में भी क्या करना है, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मतलब यू कैन रीड इट, बट जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सेल वैल्यू में से इसमें से लेस करो डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ठीक है, तो जो नेट बचेगा उस पर आप टैक्स भर देना, अगर नेगेटिव आए तो इग्नोर कर देना, डेप्रिशिएटेड नहीं है तो ओरिजिनल वैल्यू माइनस कर लो। सुनने में वो मार्जिन जैसा ही लगने वाला है, बट मार्जिन स्कीम नहीं है। इफ यू वांट नोटिफिकेशन 8 2018 आप रीड कर सकते हो सेंट्रल टैक्स का, बट जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मोटा मोटा ये अपना मार्जिन स्कीम का सारा कवरेज हो जाता है, इससे ज्यादा तुम इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब सर इसमें एक डिफॉल्टिंग बोरोर का केस आता है, ये भी थोड़ा सा हम छोड़ के जाते हैं, बड़ा ही स्पेसिफिक है, अभी एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में करते हैं, समझ में भी आ जाएगा। देखो बहुत बड़ी क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई बॉट अ कार ऑन लोन, मैंने कार लिया, वो लोन पे लिया, बजाज फाइनेंस से लोन कराया था, एंड लोन का इंस्टॉलमेंट आई कुड नॉट पे। तो अभी बजाज फाइनेंस क्या करेगा, ये वाली गाड़ी को जो है वो रीपोजेस कर लेगा, क्योंकि असली में तो उसी ने पैसा दिया गाड़ी का, और वो गाड़ी इसके पास आ जाएगी। ठीक है, और ये गाड़ी कल को वो मार्केट में सेल कर देगा। तो दोबारा बजाज फाइनेंस अगर इस कार के ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगाता है, तो कहीं ना कहीं जो जीएसटी वो वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई परचेज के ऊपर अलग से आईटीसी की बात आई नहीं है। तो हाउ शुड आई डील विद दैट? आराम से समझना, पेपर में आप सिर्फ ये चीज देखो कि डिफॉल्टिंग बोरोर अनरजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है, मतलब इफ आई वॉज रजिस्टर्ड, तो मेरे से जब ये ट्रांसफर किया जाएगा और मैंने अगर आईटीसी लिया रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये सप्लाई बन जाएगा, यहाँ पे एक सप्लाई बन जाएगा, फिर यहाँ पे आईटीसी भी आ ही जाएगा। अगर डिफॉल्टिंग बोरोर हुआ तो इट इज जस्ट लाइक जीएसटी टू जीएसटी, दोनों रजिस्टर्ड होंगे, वहां पे इतना इशू नहीं आता है। अनरजिस्टर्ड वाले में आपको एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड वाले में जो ये पर्सन करेगा सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, बट व्हाट इज परचेज प्राइस? यहाँ पे जो परचेज प्राइस है वही अवेलेबल है, पर ये तो 2-4 साल पुरानी हो सकती है, तो उस प्राइस को हम थोड़ा डिप्रिसिएशन के हिसाब से रिड्यूस करेंगे टू गिव अ जेन्युइन फेयर मार्जिन। लगाना हमें मार्जिन स्कीम जैसा ही है, मार्जिन स्कीम के रूल्स के अंदर ही कवर कर रहे हैं। जस्ट पे अटेंशन, व्हेन द डिफॉल्टिंग बोरोर इज अनरजिस्टर्ड, तो हमें ये चीज लगानी है कि परचेज वैल्यू विल बी परचेज प्राइस इन द हैंड्स ऑफ मी एज अ बोरोर रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर। क्वार्टर कौन से लेने, कैलेंडर वाले क्वार्टर लेने। ठीक है, तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 फेब का परचेज है, तो जैन फेब मार्च को आपको एक क्वार्टर लेके चलना है। ओके, और ये कब से कब तक, जब से मैंने परचेज किया टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल, तब उसके डिस्पोजल के डेट तक उसका क्या वैल्यूएशन गिर गया, वो उसका परचेज प्राइस बन जाएगा। बट अगर सर मैं रजिस्टर्ड हूं, तो सर मेरे हाथ से जब वो असेट जाएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सप्लाई ट्रिगर हो जाएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ सप्लाई ट्रिगर होगा, मैंने आईटीसी लिया रहेगा, शेड्यूल नंबर 1 लग जाएगा। तो उस केस में आपको कोई भी परचेज प्राइस में से रिडक्शन नहीं करना है। जो नोशनल परचेज वैल्यू आएगी, नोशनल परचेज वैल्यू मतलब नोशनल सेल वैल्यू फ्रॉम माय साइड एंड बजाज के लिए नोशनल परचेज वैल्यू, वो माइनस हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको देगा, क्योंकि ये वैल्यूएशन बेस्ड चीजें हैं, ये लॉ बेस्ड चीजें नहीं है। तो बस ध्यान रख लेना कि आपको परचेज प्राइस में से कुछ रिड्यूस नहीं करना है, अगर बोरोइंग, अगर जो बोरोर है वो रजिस्टर्ड है तो। क्लियर? 32(6) का ज्यादा मतलब बचता नहीं है वाउचर्स के केस में, बिकॉज वाउचर्स का ट्रांजैक्शन अभी सप्लाई नहीं है। रूल 33 इज वेरी सिंपल, प्योर एजेंट, सप्लायर इज डूइंग समथिंग फॉर द रेसिपिएंट। क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान से सुनना, सप्लायर इज डूइंग समथिंग फॉर द रेसिपिएंट एंड इन एडिशन on the basis of authorization by the recipient, supplier does anything else and takes the reimbursement of that cost. Simple example लेते हैं,
सप्लायर जो है एक क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है और रेसिपिएंट हूँ मैं हूँ एक इंपोर्टर, मेरा माल आ रहा है। तो मैंने इस एजेंट को बोला कि भाई जाओ, आप अपनी तो सर्विसेज दो ही एजेंसी की, लेकिन जो वहां पे बिल ऑफ एंट्री का ड्यूटी पेमेंट करना पड़ जाए, या कोई वेयर हाउस में रखने का खर्चा लग जाए, या कोई डीमरेज चार्ज लग जाए, या जो भी ट्रांसपोर्टेशन करके मेरे पास लाने का खर्चा है, ये सब मेरे खर्चे हैं, लेकिन आई ऑथोराइज यू कि आप अभी कर दो, मैं दे दूंगा बाद में। चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हो कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन की फीस ले लो और चालान में अभी भर दो, तुम जो भी है मैं आपको रीइंबर्समेंट कर दूंगा। तो दैट रीइंबर्समेंट इज एज अ प्योर एजेंट, नॉट अ पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन, सर्टेन कंडीशंस आर टू बी कंप्लाइड। देखो क्या क्या होता है, अगर आपको एक्सक्लूड करना है वैल्यूएशन में से, तो पेमेंट शुड अराइज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रेसिपिएंट एंड अ थर्ड पार्टी एंड सप्लायर इज एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट। मतलब जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन मी एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री का ड्यूटी, या व्हेन आई एम गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इट इज बिटवीन मी एंड एमसीए। ठीक है, आई ऑथराइज द सप्लायर टू मेक पेमेंट, सप्लायर शोज द अमाउंट सेपरेटली इन द इनवॉइस। अगर उसने इनवॉइस में टोटल चार्ज कर दिया तो टोटल पे जीएसटी लग जाएगा, उसको अलग अलग दिखाना है। एंड दीज सप्लाईज आर इन एडिशन टू व्हाट ही इज डूइंग एज अ नॉर्मल सप्लायर। मतलब सीए मेरे लिए कंपनी इनकॉर्पोरेशन करके दे रहा है और इन एडिशन कुछ और काम कर रहा है, सिर्फ वो काम नहीं कर रहा है, इन एडिशन कुछ और काम कर रहा है। ठीक है, और प्योर एजेंट का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, इट ही इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद मी, आई एम ऑथराइजिंग हिम, ही डज नॉट होल्ड और इंटेंड टू होल्ड एनी टाइटल ऑफ दोज गुड्स। जो इनकॉर्पोरेशन का एमसीए का चालान वगैरह भरा जा रहा है वो मेरे नाम पे भरा जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट, और उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज में। ये आपका पेपर में सबसे ज्यादा टेस्टेबल है, खुद का इंटरेस्ट, जिसके वजह से आपके, मैं बता देता हूँ, 3 एक्सपेंसेस वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई से बाहर नहीं होते, दे डू नॉट गेट कवर्ड अंडर रूल 33 प्योर एजेंट। कौन कौन से सर, 1, 2 एंड 3 याद रख लेना। टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड आपका स्टे एंड होटल एक्सपेंसेस, बिकॉज दीज आर वन ऑफ द एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस में कवर्ड है, आपको याद रहेगा आपके कोई भी क्वेश्चन बैंक में रोली पोली में। ठीक है, चलो ये देखो मैंने बता ही रखा है। नेक्स्ट पे आओ, जीएसटी ऑन एयरपोर्ट ड्यूज। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट पे अटेंशन। आई एम एन एम्बार्किंग पैसेंजर, अडानी इज एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर, एयरलाइन एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर ले लो आप, एयरपोर्ट एयरलाइन ऑपरेटर। ठीक है, तो बेसिकली दे आर मेंटेनिंग द एयरपोर्ट्स, वहाँ पे एयरलाइंस वगैरह भी आती है, वहाँ पे हम भी यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी मेरे बारे में बात सुनना, आई एम गोइंग एंड यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एयरपोर्ट, कोई भी एयरपोर्ट ले लो आप, ठीक है, सब अडानी आपके, ये मेजरली आई थिंक ही इज द मेजोरिटी ऑपरेटर, तो वहाँ पे मैं जाके उनका यूज करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अडानी साहब मेरे को बोलते हैं कि यार वलिम्बे आप यूज कर रहे हो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आप वहाँ पे एयरपोर्ट में एंट्री ले रहे हो, इतना सब हमने बनाया है, तो यूज करने का भी तो कुछ खर्चा देना चाहिए। मैंने कहा दे तो रहा हूँ, मैं टिकट खरीद रहा हूँ, नहीं टिकट तो इंडिगो के पास जा रही है ना, व्हाट अबाउट यू यूजिंग अवर फैसिलिटीज। तो अडानी सेज कि हमें लेट्स से फॉर एग्जांपल 12 रुपीज पर पैसेंजर चार्ज करना है, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। डू यू थिंक इट इज फिजिबल दैट ये जो अडानी है ये एंट्री पे यूपीआई लगा के बैठे हैं कि भी 12 रुपये हर एक को लो, नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता एयरपोर्ट पे। सो व्हाट दे से, वो कह रहे कि चलो इंडिगो तो टिकट बेच ही रहा है ना, आप इंडिगो को सेल करें, आप इंडिगो को परचेज कर ही रहे हो, यू आर बाइंग द टिकट फ्रॉम इंडिगो, यू आर ट्रांसफरिंग द मनी टू इंडिगो। तो ये इंडिगो को बोल देता है, सुन ना इंडिगो, ओ इंडू सुन ना, ये वाली में तेरे से टिकट खरीदेगा ना, उस टाइम 12 रुपये मेरा भी लगा ना, एयरपोर्ट ऑपरेटर का चार्ज 12 रुपये लगा, वो मेरे को बाद में दे दियो बिकॉज इट इज कन्वीनियंट। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अंडरस्टैंड हु इज द सप्लायर, सप्लायर इज द एयरलाइन ऑपरेटर, एयरपोर्ट ऑपरेटर, दैट इज अडानी। हियर द सप्लायर is the airport operator and embarking passenger is the recipient. They can very well take ITC. इंडिगो कुछ नहीं है, इंडिगो प्योर एजेंट है, और किसका, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आया है केस सिनेरियोस के, इंडिगो इज द प्योर एजेंट ऑफ एम्बार्किंग पैसेंजर, कि वो उनको सप्लाई देते टाइम कुछ और भी काम करके दे रहा है, कुछ कलेक्ट कर रहा है और इनको पे कर रहा है। समझ में आ रहा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। रूल 34 में जस्ट रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में बोला है, गुड्स के केस में और सर्विस के केस में अगर आईएनआर से छोड़ के कोई फॉरेन करेंसी है तो आप उसको टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे सर, पे अटेंशन। गुड्स के केस में जो सीबीआईसी का सेक्शन 14 का रेट होता है कस्टम्स एक्ट का, दिस यू कवर इन चैप्टर 4 वैल्यूएशन। एंड सर्विस के केस में गैप के हिसाब से लेना है, ये कोई बहुत टेस्टेबल नहीं है, मोस्टली दे विल गिव यू द कन्वर्टेड वैल्यूज। रूल 35 वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो आप उसको डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करेंगे, ये बोलने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है। एक छोटी सी बात विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर्सल ऑफ आईटीसी दैट वी कवर इन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का जो केस बनता है सेक्शन नंबर 15(3) में, उसमें आईटीसी रिवर्सल का एक कंडीशन है
और वो कंडीशन जो है वो कहता है कि पहले कहता था, उस कंडीशन के बारे में एक सर्कुलर था जो कहता था कि आपको कुछ प्रोसीजरल कंप्लायंस करना पड़ेगा। अमाउंट अगर छोटा है, 5 लाख तक का अमाउंट है पूरे साल का रिवर्सल के रिस्पेक्ट में, तो आपको रेसिपिएंट से एक अंडरटेकिंग लेना पड़ता था कि दे आर रिवर्सिंग द आईटीसी। एंड अगर वो 5 लाख के ऊपर जा रहा है अमाउंट, तो मतलब थोड़ा बड़ा केस है, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। बिकॉज उस टाइम पे द गवर्नमेंट वॉज हैड नो एबिलिटी, नो कैपेबिलिटी टू इंडिविजुअली वेरीफाई वेदर योर रेसिपिएंट इज रिवर्सिंग द आईटीसी और नॉट। बट नाउ आईएमएस पोर्टल वगैरह आने के बाद वो चीज़ें सॉर्ट हो रही है, तो ये सर्कुलर उन्होंने हटा दिया है। ठीक है, ये सर्कुलर उन्होंने हटा दिया है, ये सर्कुलर था और वो हट गया है, बस इतना समझ लो तुम। ठीक है, अभी उस सर्कुलर को ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स में से मैं आपको एक दो चीज़ें ज़रूर बता देता हूँ। एक एवियान का क्वेश्चन है, आई थिंक मतलब जिसने भी एक आईडीटी की क्लास ढंग से करी है उसको पता होगा, ये तंग करता है क्वेश्चन, और ये जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे तुमसे वो प्रॉब्लम यू विल फेस, फ्रिक्शन आएगा। लेकिन जो हमेशा फ्रिक्शन ज़्यादा आता है वो इस एरिया में आता है, वो इस एरिया में आता है। दैट इज कि यहाँ पे एक प्रॉमिस हुआ होता है कि आई विल पे विद इन 15 डेज, लेकिन 15 डेज में नहीं पे किया तो उसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बातचीत करते हैं इसमें कि ये कैसे इसको कैलकुलेशन में लेके आना है। पे अटेंशन। इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू मेक द पेमेंट, द कंपनी रिकवर्स द डिस्काउंट गिवन। क्वेश्चन याद है ना तुम्हें, ये याद रहेगा, सबको याद रहता है। रिकवर्स द डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, नो सेपरेट जीएसटी इज रिकवर्ड। यहाँ पे एक प्राइस होती है 40 लाख की, उसका एक परसेंटेज आपको जो है वो डिस्काउंट दिया है, वो आता है आई थिंक 80,000 के आसपास, जो भी है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब आप इसकी रिकवरी करोगे तो आपको दोबारा अलग से जीएसटी नहीं मिलने वाला। इस रिकवरी के रिस्पेक्ट में टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट। ये एक तो ध्यान रखना है, ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट वाले में जो बोला है वो भी जरा पे अटेंशन। चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, नो सेपरेट जीएसटी इज रिकवर्ड on the total amount due from the customer towards the machine supplied from the date of making the supply till the date of making of payment. However, no interest is charged on the tax dues. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होने वाली है ऑन दिस अमाउंट, कि व्हाट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर टुवर्ड्स मशीन सप्लाइड। यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ सब्सिडी विच इज इन्वॉल्व्ड, एंड सब्सिडी ऐड हो रही है वैल्यूएशन में एज पर 15(2)(e), बिकॉज इट इज अ प्राइस लिंक बट इट इज नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये होल्डिंग कंपनी से आ रही है एक जगह, तो वो ऐड होती है, तो वैल्यूएशन का तो पार्ट बनती है। लेकिन क्या इट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस फिगर? कल को अगर इंटरेस्ट लगा तो किस पे लगाना है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर टुवर्ड्स द मशीन सप्लाइड। तो क्या मशीन सप्लाइड के रिस्पेक्ट में जो कस्टमर ने हमें पे करना है, क्या उसमें सब्सिडी आएगा? आंसर इज नो। सब्सिडी आ रहा है 15(2) के वैल्यूएशन की वजह से, बट कस्टमर से नहीं आ रहा है, तो सब्सिडी का अमाउंट आपको इसके अंदर नहीं लेना है। वो करके आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे, वो 2 मंथ्स का आएगा, 1 डे ऊपर चला जाता है तो दैट विल बी पार्ट ऑफ द मंथ एंड यू हैव टू टेक इट एज अ 2%। 2% का जो अमाउंट आएगा उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 100 एंड जो भी रेट है जीएसटी का। व्हाई? बिकॉज हियर ऑल्सो दे आर सेइंग दैट नो इंटरेस्ट, ये ठीक है, नो सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज रिकवर्ड। तो डिस्काउंट की जो रिकवरी हुई और सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट लगा, वो दोनों के दोनों आपके इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कंसीडर किए जा रहे हैं। ये चीज ध्यान रखनी है, ये दोनों में आपको प्रॉब्लम आता है। मैंने थोड़ा सा उसको रिकैप दिया, बट एक बार आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वरना ये क्वेश्चन आपसे नहीं होएगा ऐसे। फिर एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका मैं फटाफट से आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। कंपनी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, ये कैसे समझ आता है? देखो, they are engaged in providing expert maintenance repair services for large power plants that are in the nature of immutable property. इससे आपको ये समझ आता है that this is linked to works contract service. Why? Because works contract service की if you analyze the definition under section 2 clause 119, it is with respect to immutable property. फिर अगर आपको यहाँ पे कहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई एनालाइज करना हुआ, जो कि आपको करना पड़ेगा, तो वहां पे आपका सबसेक्शन 3 लगेगा, सेक्शन नंबर 12 का, लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। कई बच्चे यहाँ पे रिपेयर सर्विसेज मान लेंगे, रिपेयर सर्विसेज है तो 12(2) लगा देंगे, नहीं, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द इम्यूटेबल प्रॉपर्टी लार्ज पावर प्लांट्स, तो आपको 12(3) लगाना पड़ेगा। इसके सिवाय अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कभी कभार अपने ही लोकेशन में विच इज इन सम अदर स्टेट एक ट्रक भेज रहा है और ट्रक के अंदर सामान भेज रहा है, क्योंकि क्लाइंट उसी स्टेट में, और कभी कभार वो डायरेक्टली क्लाइंट के पास भेज देता है। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट दैट फैक्ट। जो सप्लाई का चैप्टर था उसमें आप एक कंसेप्ट कवर करते हैं, नॉट अ सप्लाई में एक सर्कुलर के थ्रू हम कवर करते हैं कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ
कन्वेयंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर यह डिस्टिंक्ट पर्सन लेट से ए लिमिटेड इन दिल्ली और यह ए लिमिटेड इन महाराष्ट्र, इंटरस्टेट अगर कोई कन्वेयंस का मूवमेंट होता है तो अगर आपको याद होगा वी डोंट कंसीडर इट एज अ सप्लाई प्रोवाइडेड इट इज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और इट इज गोइंग फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस। लेकिन अगर ये आगे सप्लाई हो रहा है तो ये वाला कन्वेयंस का मूवमेंट भी सप्लाई बन जाएगा, लेकिन अभी ये सप्लाई नहीं बनेगा। आपको समझ आ रहा है? आपको ये थोड़ा सा क्लिक करना पड़ेगा। चैप्टर 1 में हम इसको कवर कर चुके हैं, ठीक है, मैं बस उसको रीइटरेट करा रहा हूं, मैं थोड़ा सा रीकैप दे रहा हूं। अभी इस वाले क्वेश्चन में वो टेस्ट किया जा रहा है कि वेदर यू आर एबल टू कैच इट और नॉट। पे अटेंशन नाउ। ये क्या बोल रहे देखो, ट्रक सेंट टू ओन लोकेशन इन तमिलनाडु, वैल्यू ऑफ आइटम्स इन द ट्रक इज 3 लाख एंड वैल्यू ऑफ द ट्रक इज 25 लाख। तो ये जो वैल्यू ऑफ ट्रक है ये आपका उस सर्कुलर से कवर हो जाएगा एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन सप्लाई। लेकिन उस ट्रक में जो आइटम पड़ा हुआ है 3 लाख का, आप उसको मान लेंगे सप्लाई। क्यों? क्योंकि ये बेनिफिट आपको सिर्फ कन्वेंस के रिस्पेक्ट में है, बट ये बेचारा जो आइटम है ये कवर हो जाएगा बिटवीन पैराग्राफ 2 शेड्यूल नंबर 1, दैट इज मूवमेंट बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन इज अ सप्लाई। तो आप इस पे जीएसटी लगा देंगे, लेकिन आप इस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन जब ऐसा ही ट्रांसफर आप क्लाइंट लोकेशन को कर रहे हैं तो किसी पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि शेड्यूल 1 लगेगा ही नहीं। ये खुद के लोकेशन वाले के लिए शेड्यूल 1 लगता है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रक वाले में मैं नॉन सप्लाई का बेनिफिट ले लूंगा। फिर नॉर्मल क्लाइंट के रिस्पेक्ट में जब आप इनवॉइसेस रेज करेंगे तब आप जीएसटी लगा देना। एंड गाइस, जीएसटी का नेचर चेक करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई आप लगाएंगे 12(3), क्योंकि इट इज इन द नेचर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगेन वन ऑफ द वेरी 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 गुड क्वेश्चंस, मे 18 आरटीपी का सवाल है। अगर आपकी बुक में नहीं है, किसी ने नहीं किया है, तो प्लीज ओपन करो और इसको करो। ये पेपर में आया तो पक्का पक्का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये था मेरे साइड से रिवीजन। आई ट्राइड टू कवर पॉइंट्स इन अ रिवीजन फॉर्मेट ओनली, ठीक है, इन रिवीजन फॉर्मेट ओनली, कि आपको एटलीस्ट मुझे जितना अभी प्रैक्टिस बैच से एक्सपीरियंस मिलता है स्टूडेंट्स के डाउट्स का, तो उसमें रूल्स में प्रॉब्लम कर रहे हो आप, अभी भी रूल सही से नहीं लगा रहे हो। तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना रूल्स की क्लैरिटी मिलेगी। कंसेप्ट मैंने आपको रिवीजन पूरा दिया है, कुछ कुछ क्वेश्चंस का पॉइंटर्स आपको दिए हैं। आई होप कि आपको एक टाइम एफिशिएंट मैनर में चीजें क्लैरिफाई हो गई है, ठीक है। सो दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर 1 to 7, जो अप्रॉक्स 30 मार्क्स का ले जाएगा। बाकी भी मैं कुछ और ट्राई करूंगा अपलोड करने को, और इंटरलिंक वीडियोस भी और आएंगे, ठीक है जी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, और मजा आए तो लाइक और कमेंट, ठीक है। चलो बाय।